हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। पॉलिटिकल थ्योरी बच्चों हमारा चल रहा है और इसमें हम आज बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और मोरल वैल्यू की, दैट इज इक्वालिटी, दैट इज समानता। और यहां पर हम देखेंगे कि विभिन्न देशों में अलग अलग जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस वैल्यू को इंक्लूड किया है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, राइट टू इक्वालिटी को फ्रीडम से पहले रखा गया। राइट टू फ्रीडम जो है 1922 है, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि 14 से लेके 18 तक हमने राइट टू इक्वालिटी को पहले प्रेफरेंस दी, पहले प्रायोरिटाइज किया। क्यों? तो इक्वालिटी जो वैल्यू है, लास्ट हमने फ्रीडम की बात की, फ्रीडम के एस्पेक्ट्स को समझा, उसके डायमेंशंस को समझा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की, जॉन स्टुअर्ट मिल की बात की। उन्होंने क्यों कहा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वह आपका एक ऐसा नॉन इंटरफेरेंस का एरिया होना चाहिए, दैट्स व्हाई उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं इंपोज किए जा सकते। और आज हम इक्वालिटी की बात करेंगे और देखेंगे, सो पॉलिटिकल थ्योरी, फ्रीडम, इक्वालिटी, है ना। सो इक्वालिटी को भी हमें सेम ऐसे ही समझना है कि आखिर इसके डायमेंशंस और सारी चीजें क्या है। आज देखो, कल यूपीएससी का पेपर हुआ, मेंस, और पहला जो पेपर होता है वो आपका एसे का होता है, ठीक है। आपके सामने एक टॉपिक है जो कि 2023 ऐसे पेपर में पूछा गया था। गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस एंड बॉयज विद डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। मतलब लड़कियां बंदिशों के साथ तो लड़के बोझ और आकांक्षाओं के साथ जो है वह दबे हुए हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। तो इक्वालिटी में हम देखेंगे कि एक टर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो उसका ग्राउंड है, जो बेस है, वे क्या है, दैट इज जेंडर। कि हम जेंडर जो है वो हमारी रोल तय करेगा कि सोसाइटी में हमारा रोल क्या होगा। तो लड़कियों के लिए जैसे कि हम देखो, अगर एनसीईआरटी से आपका बेसिक्स क्लियर से आप इस पर 1000 शब्द बहुत आसानी से लिख सकते थे, एकदम आप शुरू कर सकते थे कि किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी की एक टेंडेंसी बनी हुई है, जिसमें कि जो बॉयज है ना, वो घर के बाहर के, और जो गर्ल्स है वे घर के अंदर के काम करेंगे। गर्ल्स से एक एक्सपेक्टेशंस जो है वो सोसाइटी करती है, फैमिली करती है कि वे सॉफ्ट स्पोकन रहे, वह वेल बिहेव्ड रहे, एंड बॉयज दे डोंट क्राई। तो ये एक्सपेक्टेशंस, ये चीजें हमें शुरुआत से हमारे फैमिली वैल्यूज से, हमारी सोशल वैल्यूज से मिलती है। सो देन देखो कि आखिर आप इस पे बहुत आसानी से लिख सकते थे, आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ सकते थे, आप इसे हमारी सोसाइटी से जोड़ सकते थे। तो कभी भी जब आपको ऐसे राइटिंग करना हो, अगर आपको इसका बेसिक पता है, आप इसको आराम से लिख ले जाएंगे। अब देखो, आप इस रेस्ट्रिक्शंस को, इन दोनों किस तरीके से हार्मफुल है, ठीक है। तो आप यहां पर देखें कि जब इक्वालिटी की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो सोसाइटी और चीजें हैं वह अनइक्वल है, और इस अनइक्वल का एक बेस होता है जेंडर। एक बेस क्या होता है? जेंडर, है ना। सो यहां पर देखो, आप बता सकते हैं कि बॉयज से जो है वह क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जो गर्ल्स है उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, और इनके लिए रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं। एंड देन नेक्स्ट, आप इसको सोसाइटी से कनेक्ट कर सकते थे। सोसाइटी का टॉपिक है तो सोसाइटी से ही करेक्ट करोगे। बहुत ऐसे रिपोर्ट इंडेक्स है जो कि बताते हैं कैसे अनइक्वल जो पे किया जाता है। आप पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बता सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी। तो सोसाइटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, प्लस आपका बेसिक, और जो आप सोच सकते थे इसके बारे में। तो ये सारी चीजें अगर आप इससे कनेक्ट करते तो आप 1000 वर्ड्स बहुत इजीली लिख सकते थे। तो सबसे पहले इस तरह के ऐसे लिखने में एक आसानी आपको मिल जाती है अगर आपने एनसीईआरटी और बेसिक जो है ठीक से पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि लिख लोगे क्या 1000 वर्ड्स? मैं ऐसा एक्सपेक्टेशंस आपसे लगाऊं कि आप लिख लेंगे इस पे 1000 वर्ड्स? प्लीज कोशिश कीजिएगा, है ना, लिख लोगे। चलो आगे चलते हैं और बात करेंगे हम इक्वालिटी की। सो दिस चैप्टर इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, अ वैल्यू दैट इज, और याद रखना कि ये जो वैल्यू है ये केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बल्कि विभिन्न अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल कराया गया है, शामिल किया गया है। सो बस हमें इसी चीज को समझना है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम समझते हैं कि जो भी पॉलिटिकल आइडियाज है, जो भी सोशल वैल्यूज हैं, जो भी पॉलिटिकल आइडियाज हैं, जो भी सोशल वैल्यूज हैं, उन सभी के बारे में कि क्या उनकी डेफिनेशंस एटिकेट है, क्या जो हम उसका अर्थ समझ रहे हैं वो सही है, क्या उसके डायमेंशंस है, कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर्स हैं अगर उससे रिलेटेड है,
जैसे कि अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो इक्वालिटी में हम सोशलिज्म की बात करेंगे, फेमिनिज्म की बात करेंगे, मार्क्सिज्म की बात करेंगे, लिबरलिज्म की बात करेंगे, तो ये सारी जो थ्योरीज है वो इक्वालिटी से जुड़ी हुई है ना। तो हम एक पॉलिटिकल आइडिया जिसने हमारे सोशल कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल लाइफ को के लिए हमने अपनाया हुआ है, तो उससे जुड़े हुए जो भी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स है उस सभी को हमें पढ़ना है। सो व्हाट इज इक्वालिटी एंड व्हाई शुड बी कंसर्न अबाउट दिस moral and political ideals? Does the pursuit the equality involve treating everyone the same way to every conditions? अगर आप कहें कि नहीं भाई जो पीएम का स्टेटस है वो हमारा स्टेटस है, वो मेरा स्टेटस हो, दैट इज इम्पॉसिबल। हमें वो इनइक्वालिटी जो है वो वहां पर ठीक लगती है कि ठीक है, हम उसके लिए फील नहीं करते कि नहीं नहीं वो कोई आर्मी का जनरल है, आप कहें कि उसका जो स्टेटस है वो आपका स्टेटस होना चाहिए, नहीं, तो हमें वहां पर इनइक्वालिटी जो है फील नहीं होती। ठीक है, वो स्टेटस वाली बात है ना। सो यहां पर क्या ऐसा है कि हर एक सोसाइटी सभी को हर कंडीशन में इक्वली ट्रीट करेगी? जैसे कि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताती हूं, आर्टिकल इक्वालिटी का एक्सेप्शन नहीं है, गलत था, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है एंड जो गवर्नर है, जो प्रेसिडेंट है एंड जो गवर्नर है, ठीक है, इन्हें अपने ऑफिस के दौरान या ऑफिस टर्म के दौरान जो है, और ये अकाउंटेबल, ये आंसरेबल नहीं होंगे, ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से ये डिसीजंस ले रहे हैं, उन सभी के लिए ये आंसरेबल नहीं होंगे। तो ये क्या, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन आप कह लो। तो यहां पर ये इक्वालिटी का बेसिकली क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, ठीक है, क्लियर। हाउ मे वी परस्यू इक्वालिटी एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ? अगर हम ये देखें कि हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, कैसे हम उसको कर सकते हैं? हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल? सो इक्वालिटी के जो है वह अलग अलग डायमेंशन से हम उसको समझेंगे कि क्यों हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, क्यों हम सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, क्या हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी आखिर है क्या? So in the course of understanding the answer these questions and you would encounter some important ideologies जैसे कि socialism, marxism, liberalism and feminism. So यहाँ पर इस, अगर हम इन सबको समझ लेंगे तब हम इक्वलिटी का एटिकेट मीनिंग, एटिकेट टर्म और डायमेंशंस को समझ जाएंगे। ये चैप्टर आपको बताएगा सबसे फर्स्ट, व्हाई डज इक्वलिटी मैटर, समानता क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाट इज इक्वलिटी, समानता क्या है, और इसमें हम बात करेंगे दो और कॉन्सेप्ट्स को, और इसमें हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या ये आपके प्रियम्बल में है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी की बात की गई है, बिल्कुल की गई है। नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी की बात करेंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे 3 डायमेंशन, समानता के 3 आयाम, वही पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। तो यहां पर ये 3 डायमेंशन हो गए। हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, हम समानता को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम समानता को बढ़ावा दे सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे बढ़ावा दे सकती है, क्लियर। चलिए, सबसे फर्स्ट, अच्छा देखो, अच्छा कुछ और थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे व्हाई डज इक्वलिटी मैटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हमने फ्रीडम को शुरू किया था तब हमने फ्रीडम का जो आइडियल है उसमें हमने आंग सान सू की और नेल्सन मंडेला जी की बात की थी, है ना, कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो आत्मकथा थी उसमें उन्होंने बताया, अपनी बुक में बताया कि कैसे फ्रीडम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियल हो सकता है किसी भी सोसाइटी के लिए। लोग अपनी लाइफ तक सैक्रिफाइस करने के लिए, मरने को तैयार है फ्रीडम के लिए। तो क्या है ऐसा फ्रीडम में, है ना। सो यहां पर देखो कि अब ऐसे ही हम इक्वालिटी की बात करने की, इक्वालिटी का मतलब क्या है, क्या सभी जो है वे समान हो, किस किस मायने में समान हो, और अगर समान नहीं है, अगर इक्वलिटी नहीं है तो ऐसे कौन से बेस है, ऐसे कौन से हम मानक बना लेते हैं जिस आधार पर हम इनइक्वलिटी भी कर सकते हैं, इनइक्वल बिहेव भी कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां किस किस बात को कहा गया है। और अगर आप, जैसे कि हमने फ्रीडम में समझा था कि फ्रीडम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, बिकॉज ऑफ कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं हो सकती, कोई भी ऐसा सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं हो सकती जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, बिकॉज ऑफ दूसरे को हानि से बचाने के लिए, दूसरे को बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाएं। अब ऐसे ही हमें इक्वालिटी में समझना है कि ऐसे कौन सी इनइक्वालिटीज हैं जो कि हम मान सकते हैं कि हाँ ये तो होंगी। जैसे कि
आपका सपना बिलियनियर मिलेनियर बनने का है और कोई व्यक्ति जो है वह बस हजारपति बन के ही खुश है ना। तो यहां पर क्या है कि ये जो डिफरेंस है ये दिखाता है कि आपके एम्बिशंस किसी के बड़े थे, किसी के एम्बिशंस छोटे थे। तो इस बात पर तो आप इनइक्वालिटी को सहज रूप से स्वीकार कर लोगे कि चलो ठीक है, उसने यूपीएससी की तैयारी की, मैं बैंकिंग की तैयारी करके खुश हूं। तो ये आपकी अपनी प्रायोरिटीज होती है, दैट इज नॉट इनइक्वालिटी। ये क्या है, आपकी क्षमताएं हैं, ये आपकी कैपेबिलिटीज थी, ये आपका हार्डवर्क था। लेकिन यहां पे भी आप कहें कि सब समान होने चाहिए, नहीं, सभी जो है सभी यूपीएससी, ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं हो सकती जहां पर सभी लोग समान हो, हर तरीके से समान हो। तो इनइक्वालिटीज होती है, बट कौन सी होनी चाहिए? अगर 10% जो लोग हैं विश्व के, वर्ल्ड की इनइक्वालिटीज के डेटा फैक्ट की बात करो, अगर 10% जो टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है उसके पास 40 या 50% टोटल वेल्थ कंसंट्रेशन है, तो कम से कम लोग भूखे तो ना मरे। अगर यहां पर यह है कि किसी को बेसिक मिनिमम नीड्स भी नहीं है, तब ये जो इनइक्वालिटी है ये बुरी है। ये जो इनइक्वालिटी है इसके लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर देखो कि अगर आपके सपनों में ऐसा है कि नहीं, कोई ज्यादा एम्बिशियस पर्सन है कि उसे यूपीएससी क्रैक करना है ना, और कोई पर्सन ऐसा है कि वो सोचता है नहीं ठीक है, दाल रोटी चले, बस इतने में ही चल जाएगा जीवन, तो ये उसका अपना अपना सोचना है। तो क्या यहां पर वो इक्वल अनइक्वल वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा? अगर हम इनइक्वालिटीज को मानने को तैयार है तो ऐसे कौन से मानक होंगे जिसके आधार पर हम मानेंगे? बस इन्हीं सब चीजों की हम बात करेंगे, डायमेंशंस की बात करेंगे, और लास्ट हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शंस करती है, जिसे कि हम रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, और इसके लिए क्या करती है? ऐसे लोग, ऐसे परिवार जो खुद भी, मान लीजिए जैसे कि एक अच्छे पेरेंट्स है जो कि इकोनॉमिकली भी फाइनेंशियल स्टेबल है और जो एजुकेटेड है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे लेंगे। लेकिन अगर ऐसे, आपने देखा होगा कि जो पुअरेस्ट जो इस तरह के लोग होते हैं वो खुद भी एजुकेटेड नहीं है, उन्हें खुद समझ नहीं है, 4 बच्चे हैं, क्या करेंगे? तो अब ऐसे में इस तरह की जो इनइक्वालिटीज होती है, गवर्नमेंट को यहां पे कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोगों की बेसिक मिनिमम नीड्स पूरी हों, और अगर इस तरह के लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जा सके जाए, तब भी दिया जाए, इस चीज से किसी को कोई एतराज नहीं होता। तो गवर्नमेंट इस तरह के लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए उनके माता पिता पढ़े नहीं थे, वेल एजुकेटेड नहीं थे, तब उन्होंने क्या किया कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, उनके अंदर ही समझ नहीं थी, अब उनकी सोशल लाइफ कैसे ठीक होगी, उनकी एजुकेटेड और हेल्थ लाइफ कैसे ठीक होगी, इसके लिए गवर्नमेंट ने उसको कुछ संरक्षण दिया। इसे रिजर्वेशन कहा जाता है, और इक्वालिटी का ही एक तरह से एक्सपेंशन कहा जाता है रिजर्वेशन। सो ये इक्वालिटी को काउंटर नहीं करता, बस यही बात है कि जिसने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा है उस स्टूडेंट को पता है कि रिजर्वेशन जो है इक्वालिटी का एक्सपेंशन है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ गए आप इस चीज को? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो इक्वालिटी वर्ड है इसका डेफिनेशन या मीनिंग है द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज द सेम राइट एंड एडवांटेज, है ना, सभी को समान हो, सभी समान हो और सभी को बराबरी हो, बस यही समानता, यही बराबरी, इक्वालिटी हो गई। अब देखो, इसके अलावा इक्वालिटी मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैसी सिचुएशन जहां पर सभी के पास सेम राइट्स और सेम एडवांटेज हो, सेम राइट एंड सेम एडवांटेज हो, है ना, तो ये क्या हो गया? ये इक्वालिटी हो गया। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, है ना, सभी के पास समान रूप से अवसर होने चाहिए ताकि वो अपनी क्षमताओं का, अपने स्किल का, अपने टैलेंट जो है उसका विस्तार कर सके। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, टू ऑल, एवरी सिटीजन। अच्छा, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सभी नागरिकों को बराबर माना गया है। एवरी सिटीजन बिफोर द लॉ, एवरी सिटीजन बिफोर द लॉ इज इक्वल। ठीक है, इसके अलावा जब हम इक्वालिटी की बात करेंगे, सो इक्वालिटी के डायमेंशंस में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ देखो, द राइट टू इक्वालिटी मीन द एब्सेंस ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट,
race, religion, sex and place of birth and ensure the equal rights to everyone, to all citizens. So यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इसका मतलब है, देखो यूपीएससी ने बहुत बढ़िया छोटा सा क्वेश्चन पूछा था, इक्वलिटी का मतलब क्या है? इक्वलिटी का मतलब है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, है ना, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। अगर एक वर्ड में आपको कहना है इक्वलिटी का मतलब किसी के पास भी कोई प्रिविलेज नहीं है, किसी के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है। सो व्हाट इज इक्वलिटी? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। व्हाट इज इक्वलिटी? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, विशेषाधिकारों का ना होना, ये यूपीएससी ने पूछा था बच्चों, ठीक है। विशेषाधिकारों का ना होना, विशेषाधिकार, थैंक यू, विशेषाधिकारों का ना होना, यही क्या होगा? समानता, है ना। चलिए, सो एवरी सिटीजन बिफोर द लॉ इज इक्वल। एंड इसके अलावा हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर और सेक्स, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ। आज आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि क्या अगर ये ग्राउंड ना हो तब क्या आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, तब का क्या आप इनइक्वालिटी का बिहेव कर सकते हैं। सो कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, है ना। इनके आधार पर आप भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये सारी एक्स्ट्रा बातें अभी बता रही हूं ताकि आप इक्वलिटी के शब्द से परिचित हो सके, कहां कहां इक्वलिटी लिखी हुई है उससे परिचित हो सके। तो हमारे प्रियम्बल में देखो, प्रियम्बल में प्रस्तावना में इक्वलिटी का शब्द की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स में तो है ही 14 से लेके 18 तक इक्वलिटी। इसके अलावा जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक तत्व, उसमें भी ये कहा गया है कि जो स्टेट है वो ये प्रयास करेगा कि जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वालिटीज हैं, उसको रिड्यूस किया जा सके। क्लियर? सो यहां पर ये ऐसे ग्राउंड होंगे जिसके आधार पर लीगली डिस्क्रिमिनेशन जो है वह नहीं किया जा सकता। सो बेसिकली इक्वालिटी दैट नो वन इज डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेट अगेन इन एनी वे, है ना। सो ये इक्वालिटी की कुछ ऐसी बातें हो गई। अब नेक्स्ट, व्हाई डज इक्वालिटी मैटर? व्हाई डज इक्वालिटी मैटर? आखिर ये महत्वपूर्ण क्यों है? अब देखो, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड मोरल आइडियल है। अब देखो, इस बात को समझना, पहले मोरल की बात करते हैं, ठीक है। मोरल एंड पॉलिटिकल आइडिया और वैल्यू है इक्वलिटी। अब देखो बच्चों, मोरालिटी की जब हम बात करेंगे, मोरालिटी की बात करेंगे मतलब जब चीजें आस्था धर्म से जुड़ रही है। मोरालिटी में हम देखेंगे कि जब समानता को हम आस्था और धर्म से जोड़ रहे हैं। सो इक्वालिटी इज अ पावरफुल मोरल एंड पॉलिटिकल आइडिया एंड वन इज जब आप इसको फेथ से, फेथ प्लस रिलीजियस, है ना, जब आप इसको विश्वास और धर्म से जोड़ रहे हैं, तब इससे हमें एक व्याख्या जो समझ में आती है कि ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी मनुष्यों को अगर भगवान ने बनाया है तब वो बराबर ही है। अगर ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बनाया है तब वो कैसे? सभी समान है और बस इसी आधार पर सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। सो दैट इज मोरल आइडियल, दैट इज मोरल वैल्यू, है ना। सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू बी क्रिएशन, टू बी क्रिएशन ऑफ गॉड, एंड और इसीलिए सभी जो है उनका क्या है बच्चों? इक्वल वर्थ है। सभी का जो महत्व है वह कैसा है? इक्वल है। डजंट मैटर कि वह कलर, जेंडर, रेस, नेशनलिटी जो है इन सबसे क्या है, ठीक है। सो यहां पर हमने क्या देखा कि एक इंपॉर्टेंट मोरल एंड पॉलिटिकल आइडिया है और इसमें हमने देखा कि रिलीजियस है जो कि ये क्लेम करेगा कि अगर क्रिएशन ऑफ गॉड है तो फिर सब, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर क्रिएशन ऑफ गॉड है तब तो सभी बराबर है, ठीक है, तब तो सभी बराबर हैं। एंड सेकंड देखो बच्चों, पॉलिटिकल आइडिया, पॉलिटिकल आइडिया कलर, जेंडर, रेस, नेशनलिटी की बात करता है कि आप इस आधार पर जो है वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वह नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ यहां पर कॉमन ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है। सो पॉलिटिकल आइडिया जो है वह साझी मानवता की बात करता है, साझी मानवता,
ठीक है, साझी मानवता, और इसमें ये कॉमन ह्यूमैनिटी का वर्ड आपको याद रखना है। अच्छा, हाँ, एक बात याद रखना, इसमें मत शामिल करना, ठीक है, मोरल में ये मत शामिल करना कलर, जेंडर, रेस, नेशनलिटी। कलर, जेंडर, रेस, नेशनलिटी वाला जो आइडिया है वो पॉलिटिकल आइडिया होगा कि इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी है, और इसी आधार पर हम यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध अपराध जैसे जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। क्लियर? इतना फास्ट हो गया? अच्छा देखो, इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो कि बहुत जरूरी है, जैसे कि एक तरफ हम इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ राज्य ही है, स्टेट ही है जो कि होल्ड करके रखता है इन इक्वालिटीज को। सो यहां पर हम देखेंगे स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस uphold inequalities, uphold inequalities, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिलती है, जैसे कि हम रैंक बेस कहें, ठीक है, हम रैंक बेस कहें, रैंक बेस इनइक्वालिटी आपको मिलती है, वेल्थ स्टेटस, वेल्थ स्टेटस और प्रिविलेज, है ना, और विशेष अधिकार कुछ, और प्रिविलेज। तो बच्चों ये क्या है? और प्रिविलेज, विशेष अधिकार। तो यहां पर ये कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज है जो कि आपको राज्य की संस्थाओं के कारण देखने को मिल जाएंगी। इस तरह की इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम 18th सेंचुरीज की बात करें तो इसमें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, 18th सेंचुरी, आपने फ्रांसीसी क्रांति सुना, 18th सेंचुरी में अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसका स्लोगन क्या था बच्चों? इसका नारा क्या था? और ये जो स्लोगन है ये हमने भी एटलीस्ट अडॉप्ट किया। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ये तीनों वर्ड जो है वह हमने लिए हैं, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी, ये तीनों वर्ड हमारे प्रस्तावना में है, ध्यान रखना, एंड फ्रेटर्निटी, बंधुता, एंड फ्रेटर्निटी, है ना। सो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुता, है ना, भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना। तो ये इस तरह की चीजें जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो प्रियम्बल में है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो गई, स्टेट किस तरह की अपहोल्ड करके रखता है इंस्टीट्यूशंस, इनइक्वालिटीज को, इसकी बात हो गई। लेकिन बेसिकली बच्चों हम देखेंगे कि इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी जो है वह वाइडली उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब सभी देशों ने विस्तृत रूप से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में कहीं ना कहीं इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात की गई। गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज बनाती है कि इक्वालिटी जो है वह प्रमोट हो, लेकिन उसके बाद भी वी फेस अ पैराडॉक्स, हम विरोधाभासी एक समाज में जी रहे हैं। जैसे कि आपने एक कहावत सुनी, एक कहानी सुनी होगी, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बचपन में, या फिर पता नहीं, मतलब इतना बचपन में भी नहीं, बट हाँ 8-9 के आसपास शायद आपने वो पोयम में या कहीं सुना होगा, जिसमें कि ये बताया गया है कि हमें अपने जो वर्ड्स हैं उस पर एक्ट कैसे करना चाहिए, केवल वर्ड्स को रटना नहीं है, है ना। तो उसमें पक्षी को सिखाया जाता है कि जाल में फंसना नहीं है, दाना आएगा, दाना डालेगा शिकारी, फिर भी जाल में फंसना नहीं है, लेकिन वो कहते कहते जाल पे ही बैठ के दाना खा रहा होता है और फंस जाता है, ये वाली बात हो जाती है। तो यहां पर क्या है कि हम इसी तरह का एक पैराडॉक्स फेस कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं इक्वालिटी, 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 बट हमें अपने चारों तरफ केवल इन इक्वालिटी ही दिखाई देती है। और ये इनइक्वालिटी हमें दिखाई देती है कुछ इन आंकड़ों से, जैसे कि द रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड हैव अ कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन ऑफ द पुअरेस्ट 40 CR पीपल। तो 50 अगर हम रिचेस्ट पर्सन की बात
बात कर लें तो 40 करोड़ 40 CR जो पीपल्स है, पुअर पीपल्स हैं, इनसे ज्यादा वेल्थ जो है वह इनके पास होगी। द पुअरेस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसीव ओनली 5% ऑफ ग्लोबल इनकम एंड 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल 54% ऑफ ग्लोबल इनकम। तो केवल इंडिया नहीं बच्चों, बल्कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तब वर्ल्ड लेवल पर भी इस तरह की इनइक्वालिटीज जो है वह हम अपने चारों तरफ देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 40% लोगों के पास केवल 5% ग्लोबल इनकम है और बाकी देखो आप, तो यहां पर क्या है, हम एक पैराडॉक्स ही तो फेस कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज the first world of the advantaged industrial countries, mainly North America and Western Europe, 25% of the world population, own 86% of the world industry and consume 80% of the world energy। देखो आप कि 25% है, लेकिन ये वर्ल्ड एनर्जी का 86% कंज्यूम कर रहे हैं। सोचो, तो यहां पर ये क्या है, बहुत इनइक्वालिटीज के डेटा है। तो यहां पर क्या है बच्चों की इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी इज इस तरह की जो ये लाइन होती है ना, इसको मैं इसलिए लिखवा देती हूं क्योंकि क्या पता आपको ऐसे राइटिंग में कब सेम सेम लाइंस देखने को मिल जाए, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी चीजों में चारों तरफ हो रहा है वही यूपीएससी आपसे पूछता है। अब ये जो आज पूछा है कि गर्ल्स जो है वह रेस्ट्रिक्शंस और जो बॉयज जो है वह एस्पायरेशंस और आकांक्षाओं इनके तले दबे, दोनों ही हार्मफुल है। आज क्या आप वर्तमान में देख नहीं रहे इस चीज को, तो प्रेजेंट सिनारियो में क्या आप चारों तरफ देखते हो, वही तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि कोई सोता हुआ क्वेश्चन पूछ ले। सो यहां पर इक्वालिटी इज अ widely accepted ideal which is included in the constitution, which is included in the कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बहुत सारे जो देश है उन्होंने इसको शामिल किया कॉन्स्टिट्यूशंस, और बहुत सारी ऐसी नीतियां भी बनाई जो कि इससे संबंधित थी। ठीक है, बट इसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, वी फेस अ पैराडॉक्स। बट इसके बाद भी हम क्या कहेंगे, वी फेस अ पैराडॉक्स। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है पैराडॉक्स, ये जो विरोधाभास, विरोधाभास मतलब विपरीत बातें है ना, विरोधाभास मतलब एक दूसरे के जो अपोजिट सेंस में हो। सो बेसिकली हम कहते हैं कि हमने इसको वाइडली जो है वो एक्सेप्टेड किया है, बट हमें अपने चारों तरफ जो है वह इनइक्वालिटी ही विजिबल होती है। इनइक्वालिटी जो है वह हमें अपने चारों तरफ जो है विजिबल होती है। ठीक है, सो यहां पे आपको याद रखना है कि हम एक पैराडॉक्स के जमाने में जी रहे हैं, बिकॉज ऑफ एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास लग्जोरियस है, जिनके पास लग्जरी क्लास है ना, जिनके पास एयर कंडीशनिंग रूम्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये वेस्ट ऑफ फूड कर रहे हैं। और यही दूसरी तरफ हम देखेंगे, ये पैराडॉक्स कहता है कि एक जगह ऐसे लोग हैं बच्चों जिनके पास पीने को पानी नहीं है, लैक ड्रिंकिंग वाटर, और ये अपनी मिनिमम बेसिक नीड्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब बेसिक नीड्स मतलब जैसे कि एक सेफ हाउसिंग की बात करें, है ना, फूड की बात करें, तो इस सब के लिए तो इनइक्वालिटीज जो है, अगर देखो लग्जोरियस आपके पास हो ना हो, लेकिन कम से कम आपके पास बेसिक मिनिमम नीड्स तो होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो ये कहती है कि इसको प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी है, एटलीस्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा उठाई जाए, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह सरकार उठाए। तो यहां पर क्या है कि अब हम वैसे कहते कि हमने विस्तृत रूप से समानता को अपनाया हुआ है, सभी देशों के संविधान ने लॉ बनाए हुए कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी फेस अ पैराडॉक्स। और ये पैराडॉक्स ऐसा है कि चारों तो फिर इक्वालिटी दिखाई देती है। 10% लोग ऐसे हैं विश्व में जिनके पास 60 और 70% प्रॉपर्टी है, वेल्थ कंसंट्रेशन है, तो वेल्थ कंसंट्रेशन
ठीक तरीके से, मतलब वेल्थ वो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं हुआ है, तो क्या हम ये माने कि इक्वलिटी का मतलब ये है कि सभी के पास सेम इनकम लेवल हो, सभी के पास सेम एजुकेशन, तो आखिर इक्वलिटी है क्या? इसी चीज को तो एग्जामिन कर रहा है ना, इसी चीज को हमें तो एग्जामिन करना है। चलो सो आगे हम इसमें देखते हैं बच्चों कि we face a paradox and almost everyone accept the ideal of equality, yet almost everywhere we encounter inequality, unequal wealth. So unequal wealth, opportunities, work, workplace, work nature and power. सो अब क्वेश्चन उठता है, ठीक है, हम इस तरह की इनइक्वालिटीज जो है वह देख रहे हैं, आया समझ में? अब फिर से एक क्वेश्चन और उठाएंगे कि क्या हमें इससे चिंतित होना चाहिए, क्या हमें इस तरह की जो शुड बी कंसर्न अबाउट, शुड बी should we be concerned about, क्या हमें इस तरह की जो इनइक्वालिटीज हैं इनसे हमें चिंतित होना चाहिए? बताइए। या फिर हम ये सोचें आर दे परमानेंट एंड इनवाइटेबल फीचर ऑफ सोशल, या फिर हम ये सोचें कि आर दे परमानेंट, है ना ये, या फिर हम ये सोच ले कि ये तो जो है वह स्थायी है और इनवाइटेबल है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, बिकॉज ऑफ जिसने ज्यादा मेहनत की, हार्डवर्क की, उसने ज्यादा पैसा कमा लिया, उसने वेल्थ कंसंट्रेशन ज्यादा कर लिया, ठीक है। जो पुअर है कहीं ना कहीं उसने क्या किया, उसने मेहनत नहीं की, उसने हार्डवर्क नहीं किया, उसने चलो चल तो रहा है, क्यों परेशान होना। तो यहां पर क्या है, परेशानी का भी तो पैसा है कि जो ज्यादा मेहनत कर रहा है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। अब इसमें अनइक्वल वाली बात कहां से आ गई? लेकिन ये अनइक्वलिटी मैटर नहीं करती, अनइक्वलिटी मैटर ये वाली करती है कि किसी के पास लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, लैक ऑफ फूड है ना, ये अनइक्वलिटी जो है ये मैटर करती है। सो यहां पे हमें कंसर्न दिखाना है अपना, ठीक है, बल्कि टैलेंट एंड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यहां पर हो सकता है कि अनइक्वल वेल्थ बिकॉज ऑफ टैलेंट जो और स्किल्स जो है किसी में डिफरेंट है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है ना। तो यहां पर कंसर्न हमें किसके बारे में होना है? लग्जरी के बारे में उतना कंसर्न नहीं होना जितना हमें लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और जो हमें बेसिक मिनिमम नीड्स है इसके बारे में हमें ज्यादा कंसर्न होना है। सो दीज इनइक्वालिटीज आर कंसिक्वेंसेज और सोशल पोजिशन एंड रूल्स, है ना। तो यहां पर सामाजिक स्थिति के कारण अगर किसी भी तरीके से इस तरह की इनइक्वालिटीज जो है वह पैदा हो रही है, जैसे कि सामाजिक स्थिति हम कहें कास्ट सिस्टम के कारण क्या किया, एक वर्ग को आगे नहीं बढ़ने दिया, एजुकेशन नहीं लेने दिया, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं करने दिया, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, वो पीछे रह गया। अब गवर्नमेंट उसके लिए अफर्मेटिव एक्शंस लेके आ रही है और गवर्नमेंट उसके लिए रिजर्वेशन के रूप में जिसे हम जानते हैं। सो ये इक्वलिटी का एक्सपेंशन है कि अगर हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है उसके साथ लंबे समय से, तब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट उसको न्याय देने के लिए, गवर्नमेंट उसको बराबर पे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए, एडवांटेज बेनिफिट्स देने के लिए रिजर्वेशन दे रही है ना। तो ये हो गया क्लियर इतना। चलो आगे चलते हैं। सो यहां पे एक दो क्वेश्चन और उठते हैं, पहले क्वेश्चंस हम देखते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन है बच्चों कि आखिर हम पाना क्या चाहते हैं, हम किस तरह की इक्वालिटी जो है उसको पाना चाहते हैं। ये हमारे लिए व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव, achieve through the ideal of equality, कि आखिर हम इस समानता के आदर्श से क्या पाना चाहते हैं, क्या हम अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया, है ना। एंड सेकेंड वन इज कि are we trying to eliminate the, are we trying, क्या हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज की कोशिश कर रहे हैं? टू एलिमिनेट all differences of income, all differences
ऑफ इनकम एंड स्टेटस। तो एक क्वेश्चन तो हमारे सामने ये आया कि आखिर हम इस आइडियल से अचीव क्या करना चाहते हैं, और दूसरी बात, क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी तरह के जो डिफरेंसेस है आय और अवसर को लेकर, स्टेटस को लेकर, वो सब जो है वह खत्म हो जाए। हम आखिर ट्राई क्या कर रहे हैं इस सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी शुड बी ऑलवेज ट्रीट ऑल पर्सन इन एग्जैक्टली द सेम वे, है ना। सो क्या तीसरा क्वेश्चन ये उठता है इसमें, देखो यही क्वेश्चन ऐसे है जो कि आपको मेंस के लिए एक विजन, एक इंसाइट्स देते हैं। क्या पता कौन सी लाइन आपको देखने को मिल जाए, तो आप इन सभी लाइंस में एटलीस्ट 100 वर्ड्स तो लिखने की कोशिश करो, फॉर्मेट करने की कोशिश करो कि आखिर हम किस तरह की इक्वालिटी को अचीव करना चाहते हैं, हम क्या ट्राई कर रहे हैं। तो इस पे एक फॉर्मेट करो कि हाँ मैं इसमें इक्वालिटी को ये बता सकता हूँ, ये बता सकती हूँ। क्लियर? चलो, एंड नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, द concept of equality should be always treat all person in exactly the same way। क्या ये पॉसिबल है कि हम सभी लोगों को समान तरीके से ही, है ना, जो इक्वली है वह बता सके, उनके साथ वो जो बिहेव है वह कर सके। सो देखो यहां पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ शुड सोसाइटी डिसाइड विच डिफरेंसेस और ट्रीटमेंट आर रिवॉर्ड, आर एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट। तो यहां पर जब हम तीनों क्वेश्चंस की बात करेंगे तब देखो हम इससे एक सेंस निकालते हैं बच्चों कि आखिर हाउ शुड सोसाइटी डिसाइड, हम कैसे डिसाइड करें। जैसे कि हमने लास्ट ईयर डिसाइड किया था कि कौन से रिस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं जो कि हमारी फ्रीडम पर, हमारी लिबर्टी पर इम्पोज किए जाए, और अगर उन्हें इम्पोज करेगा तो कौन करेगा, कैसे करेगा, और उसका बेस क्या होगा, है ना। क्लियर? सो यहां पर देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल, अच्छा ये हो गया, हाउ शुड सोसाइटी डिसाइड which difference of treatment or reward are acceptable and which are not, आया समझ में कि आखिर ऐसे कौन से डिफरेंसेस हैं जो एक्सेप्टेबल है और ऐसे कौन से डिफरेंसेस हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इक्वालिटी को समझने के लिए आपको इसको हर तरह से समझना होगा कि इक्वालिटी का मतलब आखिर सच में क्या है, क्या सभी लोगों का स्टेटस, सभी लोगों का पावर, इनकम सब बराबर हो जाए, क्या हम ये कोशिश कर रहे हैं इक्वालिटी से। अब इस मायने में हम समझेंगे कि आखिर इक्वालिटी का और मतलब क्या हो सकता है ना। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात जहां खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स और डिफरेंसेस हैं जो एक्सेप्टेबल हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम आते हैं। सो देखो हम देखते हैं कि एक जो अंतर है वह किया जाता है किन किन आधारों पर। सो डिस्टिंक्शन between human beings, on the ground of race and color, है ना। तो अगर मान लो एक अंतर किया जाता है, डिस्टिंक्शन जो है वह किया जा रहा है किसके आधार पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस एंड कलर, तो क्या बच्चों अगर ये कहे तो ये एक्सेप्टेबल होगा या अनएक्सेप्टेबल होगा, बताओ जरा, ये एक्सेप्टेबल होगा या अनएक्सेप्टेबल होगा। सो डेफिनेटली ये इस तरह का जो डिफरेंस होगा ये अनएक्सेप्टेबल होगा, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, स्वीकार्य नहीं है ना।
अगर आप जाति, कलर, इन सब के आधार पर, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इस तरह की इनइक्वालिटी जो है ये सही नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कहा जाता है कि कुछ जो डिस्टिंक्शन है वह इससे वायलेट होते हैं, और जो अब तक हमने इक्वालिटी की डेफिनेशन को पढ़ा है वो भी हमारी जो डेफिनेशन है वो इससे गलत हो जाती है अगर हम रेस एंड कलर के आधार पर डिस्टिंक्शन करते हैं। सो जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग थी हमारी इक्वालिटी की वो हमारी खत्म हो जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज कि अगर हम ये कहें, हमने अभी शेयर कम्युनिटी की बात की थी, कि शेयर ह्यूमैनिटी की बात की थी, शेयर ह्यूमैनिटी साझी मानवता है। अगर शेयर ह्यूमैनिटी है तो यहां पर सभी पर्सन जो है वह इक्वल है, लेकिन अब हमने कहा कि नहीं, हम तो ह्यूमन बींग्स में जो डिफरेंस है, डिफर है, करेंगे, डिस्टिंक्शन करेंगे किस ग्राउंड ऑफ रेस एंड कलर। तो यहां पर ये अनएक्सेप्टेबल होगी और हमारी ये जो इंट्यूटिव एक डेफिनेशन, एक कॉन्सेप्ट था, इसको भी ये खराब कर देगा। एंड देन नेक्स्ट इज नो सोसाइटी। अब देखो इसके आगे का एक क्वेश्चन आता है, नो सोसाइटी। नेक्स्ट इज कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं हो सकती, नो सोसाइटी ट्रीट ऑल द मेंबर, सभी को सेम ट्रीट नहीं कर सकते ना, ट्रीट ऑल इट्स मेंबर, ऑल इट्स मेंबर्स इन एग्जैक्टली द सेम वे, एग्जैक्टली द सेम वे under all conditions, under all conditions। तो यहां पर कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं हो सकती जो कि सभी मेंबर्स को सेम ट्रीटमेंट दे जो भी उसमें रह रहे हैं, है ना। तो यहां पर अब नेक्स्ट आता है कि ऐसे कौन से डिफरेंस है जो कि एक्सेप्टेबल है और ऐसे कौन से डिफरेंस है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके पहले जरा इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन आपसे कहता है that all human beings should be entitled to the same respect and consideration because of their common humanity। साझी मानवता के कारण सभी लोग जो है वह समान व्यवहार और इन सबके हकदार होंगे, सेम रिस्पेक्ट के। treating people however treating people with equal respect need not mean always treating them in an identical way, and no society treat all its member in exactly the same way under all conditions, है ना। तो यहां पर कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं हो सकती कि वह बिल्कुल सेम बिहेव जो है सभी कंडीशंस में अपने सभी लोगों से कर सके। सो यहां पर ऑल द थ्री स्टेटमेंट जो है आर करेक्ट। क्लियर। अब देखो यहां पर हमने देखा कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं हो सकती। अब यहां से एक क्वेश्चन आ गया कि आखिर ऐसे कौन से डिफरेंसेस हैं जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन से डिफरेंसेस हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर देखो कि ऐसे डिफरेंस जो कि एक्सेप्टेबल है, जो कि एक्सेप्टेबल भी है और नेसेसरली भी है ना, जो कि एक्सेप्टेबल भी है और नेसेसरली भी है, और हम इसका बुरा भी नहीं मानेंगे। बिकॉज जैसे कि वी डोंट फील बैड, वी डोंट फील कि जब हम पीएम की बात करेंगे, आर्मी जनरल की बात करेंगे, ठीक है, इनका जो स्टेटस है, स्टेटस गोज अगेंस्ट द नोशन ऑफ इक्वालिटी। नोशन दैट मीन्स अवधारणा। द नोशन, नोशन मतलब क्या होता है, अवधारणा होता है। द नोशन ऑफ इक्वालिटी। सो हमें ये फील नहीं होता कि पीएम है, आर्मी जनरल है, इनका जो स्टेटस है वो अगेंस्ट जा रहा है नोशन ऑफ इक्वालिटी के। तो यहां पर इस तरह के डिफरेंसेस नेसेसरली भी है और एक्सेप्टेबल भी है ना। बट नेक्स्ट कि आखिर ऐसे कौन से जो कि अनफेयर है डिफरेंसेस एंड अनएक्सेप्टेबल है, एंड अनएक्सेप्टेबल है ना। तो जैसे कि जो लास्ट हमने देखा कि जो लोग मान लीजिए स्लम्स में रह रहे हैं, आपने स्लम डॉग मिलेनियर आई थिंक ऐसे करके कोई मूवी है, देखिएगा उस मूवी को, आपको सच्चाई पता चलेगी कि आप तो बहुत अच्छी कंडीशंस में पढ़ रहे हैं, लोगों के पास कैसी कैसी कंडीशंस होती हैं, है ना। और अगर आप देखेंगे तो शायद ही उनके चारों तरफ कोई ऐसा शब्द उन्हें सुनाई देता होगा जो उन्हें मोटिवेट करता है या अच्छी राह पर ले जाए। और आप देखोगे कि कैसे उनकी जो
हो सकता है 30 परिवारों पर एक टॉयलेट हो सकता है आप सभी के घर में एक फैमिली रहती है और आपको यहाँ पर 2 वॉशरूम अवेलेबल हो जाए, और यहाँ पर 30 परिवारों पर उन्हें हो सकता है 20 मिनट के लिए, 6 परिवारों को केवल 20 मिनट के लिए पानी मिलता है, अब चाहे जो जितना ले लो, अब क्या करेंगे उस पानी से? तो यहाँ पर वही तो मैं कह रही हूँ, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर इस तरह की इनइक्वालिटीज है, क्या ये एटिकेट है, क्या ये फेयर है, क्या ये जस्ट है? आपको क्या लग रहा है? तो देखो बच्चों, अगर आप वी डोंट फील कि नोशन ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा है पीएम आर्मी जनरल, इनका स्टेटस, इनका पावर, हाँ हम इसको गलत मान सकते हैं जब ये मिसयूज करे। अगर मिसयूज जब तक नहीं हो रहा है तब तक हमें गलत नहीं लगेगा। लेकिन अनफेयर एंड अनएक्सेप्टेबल क्या है? ये है व्हेन पीपल आर ट्रीट डिफरेंट जस्ट बिकॉज दे आर बोर्न इन पर्टिकुलर रिलीजन और रेस, कास्ट और जेंडर, है ना। सो यहां पर हम देखेंगे कि अगर किसी को फूड नहीं मिल रहा है, अगर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, अगर हाउसिंग की व्यवस्था नहीं है, अगर वह सेफ नहीं है, इस तरह की इनइक्वालिटी अनएक्सेप्टेबल है। या अनफेयर हम उसको कहेंगे कि जब अपॉर्चुनिटीज आपको ये देखते हुए मिले कि आप किस परिवार में पैदा हुए, मतलब आपने उसके लिए कुछ कमाया नहीं है, राजा का बेटा राजा बन गया, वो वाली कंडीशन हो गई, आपने उस चीज के लिए कमाया नहीं है, बस वो आपको मिल गई बिकॉज ऑफ आपके पेरेंट्स थे, बिकॉज ऑफ आपकी फैमिली उस चीज से बिलोंग करती थी। तो अगर कास्ट कम्युनिटी के आधार पर मान लीजिए आपको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है कि आप इस कम्युनिटी के, आप सवर्ण कास्ट के, इसलिए आपको ये बेनिफिट दिया जा रहा है, ये सारी चीजें क्या अनजस्ट एक सोसाइटी में इक्वालिटी के, ये नोशन ऑफ इक्वालिटी के अगेंस्ट है ना। सो यहां पर अनफेयर एंड अनएक्सेप्टेबल क्या है? सो व्हेन पीपल आर ट्रीटेड, व्हेन people are treated differ, या differently लिख लीजिए, differ just because they are born in particular religion, और रेस और कास्ट और जेंडर। अगर बच्चों इस आधार पर आपने उसके साथ जो डिफरेंट ट्रीट किया है, तब ये डेफिनेटली इट्स अगेंस्ट द नोशन ऑफ इक्वालिटी। क्लियर? सो कब अगर कोई स्टेटस ही पीएम आर्मी का है, तब ये नोशन ऑफ इक्वालिटी के आपको अगेंस्ट नहीं लग रहा। लेकिन वही जब ट्रीट डिफरेंट बिकॉज ऑफ किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, डिफरेंट व्यवहार किया जा रहा है, वहां पे इक्वालिटी नहीं है, सो ये अगेंस्ट माना जाएगा, ये अनफेयर है एक सोसाइटी के लिए। क्लियर है इतना? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखो, ह्यूमन बीइंग में परस्यू डिफरेंट एम्बिशंस एंड गोल एंड नॉट ऑल मे बी सक्सेसफुल। अगर डिफरेंट गोल है, मान लीजिए आपने यूपीएससी करनी है, कोई कांस्टेबल की परीक्षा देके खुश है, तो अगर डिफरेंट एम है, डिफरेंट गोल है, डिफरेंट हार्ड वर्क है, इसको हम इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे। तो ये हमारे लिए उतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। तो क्या हम इस पर परेशान हो जाएं? तो हमें इस पे कंसर्न दिखाना है क्या, या फिर अनफेयर या फिर अनजस्ट पर कंसर्न दिखाना है? सो ट्रीटमेंट वी रिसीव एन अपॉर्चुनिटी वी एंजॉय मस्ट नॉट बी प्री डिटरमाइंड बाय द बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसेस। मतलब जो ट्रीटमेंट आपको मिल रहे हैं, ये आपके से डिसाइड नहीं होना चाहिए कि आप कहां पैदा हुए हैं, है ना। सो ट्रीटमेंट वी रिसीव and the opportunities we enjoy must not be predetermined, निर्धारित नहीं होना चाहिए, predetermined नहीं होना चाहिए, not be predetermined by the birth और सोशल सर्कमस्टांसेस, कि आप जमींदार के बेटे हैं, सामाजिक परिस्थिति आपकी ऐसी थी, इसलिए आपको ये स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। अगर ऐसे ट्रीटमेंट आपको डिफरेंट दिया गया है, देन वो एक सोसाइटी के लिए अनफेयर और अनएक्सेप्टेबल होगा। क्लियर है इतना कि कौन सा डिफरेंस एक्सेप्टेबल है एंड कौन सा अनएक्सेप्टेबल? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की एंड नेचुरल एंड
नेचुरल इक्वालिटी, इनइक्वालिटीज को भी समझेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर की समानता। अगर किसी को बहुत अच्छा अवसर मिला क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत की, तो ये इक्वालिटी ऑफ, मतलब ये आई थिंक इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हिस्टोरिकल इनजस्टिस के कारण, कास्ट सिस्टम के कारण उसे एजुकेशन नहीं मिली, उसे ऑक्यूपेशन को चेंज करने का जो एक तरीका है वह नहीं दिया गया, वो उसी ऑक्यूपेशन को अपना सकता है जो कि उसके फादर और उसके जो पेरेंट्स है और जो उसकी फैमिली है वह करती आई है, कास्ट कम्युनिटी करती आई है, तब ऐसे में क्या होगा बच्चों, ये अनजस्ट होगा। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति जो अपना स्किल और जो टैलेंट है उसको डेवलप कर सके। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इम्प्ली दैट ऑल पीपल एंड ह्यूमन बींग्स इंटाइट द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर स्किल एंड टैलेंट्स। तो हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इसलिए मिलनी चाहिए ताकि वह अपने स्किल, ताकि वह अपना जो टैलेंट है उसको डेवलप कर सके, और इसके लिए आपको अवसर तो मिलना चाहिए ना। आप कैसे कह सकते हैं जेंडर बाइज्ड होकर कि नहीं, जो गर्ल्स है वो एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती है ना, या फिर जो गर्ल्स है वो ये काम नहीं कर सकती, या फिर अफ्रीका में कहा जाता था कि जो अफ्रीका में 20-30% व्हाइट पीपल्स थे, वो कहते थे कि जो ब्लैक पीपल्स है ये लेस इंटेलिजेंस है ना, इनमें इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, ये मैनुअल वर्क में ठीक है। और ये इस नोशन से, इस कॉन्सेप्ट से ये उनकी स्लेवरी को डिफाइन कर रही है, उनकी स्लेवरी को जस्ट ठहरा रहे हैं कि ठीक है ये मैनुअल वर्क में ठीक थे इसलिए हम इसको नौकर बनाएंगे, ये मैनुअल वर्क में ठीक है इसलिए हम इनको सर्वेंट वाला काम देंगे, हम इंटेलेक्चुअल वर्क नहीं देंगे, हम इन्हें गवर्न नहीं करने देंगे। सो ये क्या है, क्या ये आप एक कॉन्सेप्ट, एक फैक्ट उठा के अपने अकॉर्डिंगली आपने फैक्ट उठा लिया कि जो गर्ल्स है वह वीकर सेक्शन है, जो गर्ल्स है वह वीकर सेक्शन है। आगे हम नेचुरल में ये पढ़ने वाले हैं ना, जो एग्जांपल्स मैंने पहले ही दे दिया कि गर्ल्स जो है वीकर सेक्शन है इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी चाहिए, वीकर सेक्स है वो। तो यहां पर क्या है बच्चों, सो अपॉर्चुनिटीज ये कहता है that in society people may differ with regard and their choices and preference, definitely कि आपकी प्राथमिकताएं, आपकी choices जो है वे अलग अलग हो सकती हैं। They may also have different talent and skill which results some being more successful and they are chosen their career than other। तो यहां पर क्या होता है कि आपकी प्रेफरेंस अलग थी, आपने यूपीएससी को चूज किया, आप आईएएस बन गए, कोई बैंक में क्लर्क है, तो यहां पे क्या था कि आपके एम्बिशंस अलग थे, आपकी प्रेफरेंस अलग थी, आप ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। तो इसे हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट नहीं मानेंगे क्योंकि यहां पर आपने हार्ड वर्क ज्यादा किया। एंड बट जस्ट बिकॉज ओनली सम बिकम अ क्रिकेटर और सक्सेसफुल लॉयर, इट डज नॉट फॉलो दैट अ सोसाइटी शुड बी कंस्ट्रीबल अनइक्वल। तो यहां पर आप अनइक्वल नहीं कह सकते, बट इन अदर वर्ड इट इज नॉट द लैक ऑफ इक्वालिटी, स्टेटस ऑफ वेल्थ, प्रिविलेज दैट इज सिग्निफिकेंट, बट द इनइक्वालिटी इन पीपल एक्सेस टू सच बेसिक गुड्स। तो यहां पर क्या है बच्चों कि अगर सच बेसिक गुड्स जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ केयर, जैसे कि सेफ हाउसिंग है ना, अगर ये सारी चीजें जो है वह अनइक्वल है, सो ये जो सोसाइटी होगी वह अनजस्ट सोसाइटी होगी। कैसी सोसाइटी होगी, अनजस्ट सोसाइटी होगी। क्लियर, चलिए। एंड देन नेक्स्ट इज नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज। अच्छा, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हुआ? नेचुरल मतलब जो हमें लग रहा था कि नहीं ये तो नेचुरली है, जैसे कि मैंने कहा कि अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल्स हैं उनके लिए ये माना जाता है कि ये लेस इंटेलेक्चुअल है। सो देखो, नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज की जब हम बात करते हैं, कुछ इक्वालिटीज ऐसी होती हैं जो कि नेचुरली होती हैं। हमें लगता है कि वुमेन्स जो है वह एक बहुत लंबे समय से ये कॉन्सेप्ट चला रहा है, एक नोशन चला रहा है कि वह क्या है, एक वीकर सेक्स है। सो यहां पर उनके डिनाई किया जाता है इक्वल राइट्स के लिए। और वैसे अगर हम सोशल इनइक्वालिटीज की बात करें कि ऐसी इनइक्वालिटीज जो कि सोसाइटी ने बिल्ड की है, फॉर एग्जांपल किसी कास्ट, किसी कम्युनिटी को किसी पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि कोई अवसर ना देना, कोई अपॉर्चुनिटीज ना देना, जैसे कि कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज हम वना सिस्टम से देखते आए हैं, तो ठीक उसी तरह की मतलब कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का बना देना जो कि सोसाइटी ने क्रिएट की है। और कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो कि नेचुरली, अब नेचुरली में आएगा, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जो है वह डिसेबल पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, तो अब ये तो नेचुरली हो गया, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। और इस तरह की इनइक्वालिटीज को माना जाता है कि ये जो इनइक्वालिटीज है कैन नॉट बी अल्टरेड, है ना। डिसेबल पर्सन है मान लीजिए, सो दिस, इस तरह की चीजों को कैन नॉट बी अल्टरेड, मतलब इन्हें बदला नहीं जा सकता।
लेकिन ये अवधारणा गलत हो गई। क्यों? क्योंकि अभी अगर हम देखें कि जिस तरह से तकनीकी का विकास हुआ, सुविधाओं का विकास हुआ, चीजों का विकास हुआ, फैसिलिटीज बनी, अब व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, इसके माध्यम से वह जा सकता है, उसका मोबिलाइज वह इजीली हो सकता है। तो अब हम कह सकते हैं कि अब यहां पर इस चीज, ये वाली जो डिसेबिलिटीज है जो कि नेचुरल हम कह सकते हैं, वो भी कम हो रही है ना। So our distinction has sometimes been made up political theory between natural inequality and socially produced inequalities। देखो हम उस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये तो नेचुरल इनइक्वालिटीज हैं, इसको अपॉर्चुनिटीज जो है वह बराबर कैसे मिल सकती है, ये इक्वल, ये कैसे 100 मीटर का स्प्रिंट दौड़ेगा। तो यहां पर हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लैक पीपल्स है उनको इंटेलेक्चुअल, कम इंटेलेक्चुअल बताकर उनसे मैनुअल वर्क लेना और स्लेवरी जैसी जो प्रथाएं हैं, ट्रेडिशंस, उसको वैलिड बता देना। मतलब वो नेचुरली नहीं थी, षड्यंत्र था, वो सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ था। सोसाइटी क्रिएट करती है ना बचपन से कि गर्ल्स ये नहीं कर सकती, गर्ल्स वो नहीं करती, मैथ्स में अच्छी नहीं होती, बॉयज ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें क्या, सोसाइटी क्रिएटेड है, बस इसी को हमें समझना है। ठीक है। सो यहां पर देखो, सो दो तरह की, एक तो हो गया नेचुरल और दूसरा आपका हो गया क्या, सोशल इक्वालिटी। तो नेचुरल की बात करेंगे, प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक असमानताएं। प्राकृतिक असमानताएं मतलब दे आर डिफरेंट कैपेबिलिटी और टैलेंट, मतलब अलग अलग क्षमताओं का कारण, अलग अलग प्रतिभाओं के कारण जो है इसका विकास हुआ। एंड जो नेचुरली इनइक्वालिटीज है बच्चों, ये आती हैं डिफरेंट कैपेबिलिटीज से, differ capabilities with which people are born, है ना। और इन्हें ये कहा जाता है कि ये जो है वह बदली नहीं जा सकती, cannot be altered, इन्हें बदला नहीं जा सकता, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। अब चलो सोशल इनइक्वालिटीज मतलब ऐसी असमानताएं जो कि सोसाइटी ने क्रिएट की है ना। सो ये क्रिएटेड बाय सोसाइटी। अब समाज ने कैसे बना दिया, कैसे बनाया समाज ने? सो कंसिक्वेंसेज ऑफ इनइक्वालिटीज, अपॉर्चुनिटी ऑफ एंड एक्सप्लॉयटेशन। देखो, एक तो अवसर नहीं दिया, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आगे बढ़ने का ही मौका नहीं दिया, हिस्टोरिकल उसके साथ इंजस्ट हो रहा है। सो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड सेकेंड इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सब ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो समाज में कुछ ग्रुप्स को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, इस आधार पर इनइक्वालिटी। तो ये सोसाइटी बेस्ड हो गई ना। अब कोई डिसेबल पर्सन था, डिसेबल पर्सन की इनइक्वालिटी हमें समझ में आती है, लेकिन सभी के अगर दो पैर हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, केवल हम अगर पैरों की ही बात करें, सलामत हैं, तो यहां पर हम देखें कि उन दोनों के बीच में तो डिफरेंस करने का फर्क ही नहीं समझ में आता जब तक कि सोसाइटी ने ऐसा कुछ मजमा क्रिएट ना किया हो। ठीक है। सो अगर मान लीजिए किसी एक ग्रुप का सोशल, आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहां पर हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कौन सी चीजें लिखी हैं, मतलब स्पेशली हम आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहे। देखो बच्चों, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, हमें क्या जरूरत थी, कौन किसका शोषण कर लेगा। आज के समय में हम कहें कि अब जो चीजें हैं वह कितनी सही दिखती हैं हमें, लेकिन हमें उस वक्त जरूरत थी कि हम एक्सप्लॉयटेशन से जो है लोगों को बचाए, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, ताकि कोई एक जो ग्रुप है, जो कोई एक वर्ग है, सवर्ण वर्ग है, सवर्ण कास्ट है, वह बाकियों का शोषण ना कर सके, जबरन उनसे मजदूरी ना कराई जा सके, बेकार श्रम ना कराया जा सके। इसके लिए बहुत क्या जरूरी था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को शामिल करें। क्लियर? तो किसी के अगर इनइक्वालिटीज अपॉर्चुनिटीज में है या शोषण हो रहा है, सो याद रखना। अच्छा, यहां पे तो हमने देख लिया कि कैन नॉट बी अल्टरेट, बट इसको अल्टरेट किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है समय के साथ साथ। इसको गवर्नमेंट जो है वह लॉ, फॉर्मल लॉ लाकर इस तरह की इक्वालिटीज जो है उसको प्रमोट कर सकती है, इनइक्वालिटीज को, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को, रिलीजन जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज को कम कर सकती है ना। चलो आप कुछ और एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। वैसे मुझे लगता है कि अभी भी समझ में आ गई होंगी, पर फिर भी चलो एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट है कि, अच्छा सबसे पहले तो ये देखो
कि हमारे सोसाइटी में ये रहता है कि जो इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा है, जो बौद्धिक काम कर रहा है, जैसे कि आप सोचेंगे कि डॉक्टर है, लॉयर है, इसका रिस्पेक्ट आप ज्यादा करेंगे बजाय इसके कि जो कि मजदूर है, मेहनत वो भी कर रहा है और ज्यादा कर रहा है। तो जो मैनुअल वर्कर है, ठीक है, आप इन दोनों को अलग तरीके से रिवॉर्ड देंगे। सो रिवॉर्ड डिफर, इसमें एक अंतर हो गया। अब सेकंड हम देखें एक और एग्जांपल, जिसमें कि देखो वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेस, कलर, कास्ट, जेंडर, इसको लेकर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड किया गया है। अब देखो बच्चों, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये वैल्यूज बन गई है। बेसिकली सोसाइटी में वैल्यूज बन गई कि इस कम्युनिटी का है, इस कास्ट का है, इस रिलीजन का है, तो ये पर्सन कब इंटेलेक्चुअल होगा या फिर मैनुअल वर्क के लिए ज्यादा सही है। अब एक लंबे समय से एक कॉन्सेप्ट बना, वुमन वर फॉर लॉन्ग डिस्क्राइब्ड एज अ, डिस्क्राइब्ड नेचुरली लिख रही हूं, है ना, लॉन्ग डिस्क्राइब्ड एज द वीकर सेक्स, वीकर जेंडर, है ना। सो बच्चों, और इसलिए इसे स्पेशल, है ना, वुमेन्स अगर वीक है, डिस्क्राइब किया जा रहा है बहुत लंबे समय से कि वीकर सेक्शन है, तब ऐसे में नीड सम स्पेशल प्रोटेक्शंस, नीड सम स्पेशल प्रोटेक्शन। और इस आधार पर कहा जाता है, जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि इन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए गए बिकॉज ऑफ वीकर सेक्शन है। सो यहां पर इसे क्या जस्टिफाई करने कोशिश की जा रही है, तो सोसाइटी ने क्या किया बच्चों, डिनाई कर दिया, डिनाई इस फैक्ट के बेस पर, डिनाई फॉर वुमन इक्वल राइट्स। तो क्या ये जस्टिफाई है? आपको लग रहा है ये सही है? क्या ये जस्टिफाई है? अब ठीक वैसा ही एग्जांपल ब्लैक पीपल्स का देखो, कि जो ब्लैक पीपल है, एक कॉन्सेप्ट अपनाया, है ना, एक फैक्ट देखा कि जो ब्लैक पीपल है ये क्या है, ये लेस इंटेलिजेंट है, लेस इंटेलिजेंट है, एंड गुड फॉर मैनुअल वर्क, गुड फॉर, ये बाकी जो मेहनत करते हैं उसमें ज्यादा अच्छे हैं। तो ऐसे में इसके बेस पर जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, जो स्लेवरी जैसी जो प्रथाएं, जो ट्रेडिशन थे, जो गुलामी, है ना, इसको क्या किया, जस्टिफाई, इसको जस्ट बताने की कोशिश की कि चूंकि ये मैनुअल वर्क में अच्छे इसलिए हमने निदास बना लिया। सो दे बिलीव वॉज यूज टू जस्टिफाई इंस्टीट्यूशंस लाइक स्लेवरी, है ना। तो यहां पर ने कंसीडर किया लेस इंटेलिजेंस एंड बेटर एट मैनुअल वर्क, सो स्लेवरी को ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दास प्रथा है वो बिल्कुल सही है। ये एग्जांपल्स क्या बताते हैं कि आपने सोशल और जो नेचुरल इनइक्वालिटीज है उसको किस तरीके से देखा है। नाउ नेक्स्ट, 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी को हम कई तरीके से देखते हैं, इसके कई आयाम हो सकते हैं, जैसे कि हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं। सो देयर इज, स्पेशली हम 3 डायमेंशंस देखेंगे, है ना। सो डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी दैट वी मे परस्यू टू सीक टू अचीव इन सोसाइटी while identify different kind of inequality that exist in society. Various thinkers and ideologies have highlight 3 main dimensions, that is political, social and economic, that is political, social and economic, है ना। कौन कौन से आयाम हो गए, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। ये 3 डायमेंशंस हो गए। अब एक एक को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी की। देखो ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी का जो डायमेंशन है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इसमें आते हैं ऐसे अधिकार, इसमें आएंगे ऐसे प्रोविजन जो कि एक सिटीजन को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने और खुद के डेवलपमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, राइट टू वोट है, राइट टू एजुकेशन है ना, सिटीजनशिप का राइट है। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी मींस, पॉलिटिकल इक्वालिटी सबसे पहले तो ये देखो कि आखिर इसमें आएगा क्या। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबसे पहले तो राइट टू वोट लिख लो,
एंड राइट टू वोट इसलिए बिकॉज ऑफ एज अ सिटीजन आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे, और जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वह भी सभी के लिए किन आधारों पर दी जा रही है, ये भी पॉलिटिकल इक्वालिटी में आएगा कि इक्वल सिटीजनशिप हो, इक्वल सिटीजनशिप हो, ठीक है, इक्वल सिटीजनशिप हो। सो बेसिक राइट्स दिए जाए सच एज राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीव्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। सो बेसिकली पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें जरूरी क्यों है और आखिर हमें पॉलिटिकल राइट्स क्यों चाहिए। सो विच आर कंसीडर necessarily necessary to enable citizen to develop themselves and participate, to develop themselves and participate in the affair of the state and participation, ठीक है, पार्टिसिपेशन राज्य, स्टेट, देश में। सो यहां पर ये हमारे लिए जरूरी क्यों है पॉलिटिकल इक्वालिटी, ताकि सभी सिटीजन्स के पास ये राइट हो और वह क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, भागीदारी कर सके। सो ये आपका हो गया पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब आगे देखो, सोशल इक्वालिटी की हम बात करेंगे, ठीक है। सोशल इक्वालिटी कि आखिर ये जो है वह क्या है। यहां पर हम बात करते हैं सोशल इक्वालिटी की। अच्छा, एक बात और जान लो, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली ऐसे राइट्स दिए जाते हैं जिसको कि हम लीगल राइट्स कह सकते हैं, क्योंकि ये आपको लीगली दिए जाते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लीगल राइट्स कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड होते हैं, जैसे कि अगर हम राइट टू वोट की बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशंस की बात करें, बिलीफ्स की बात करें, राइट टू इक्वालिटी फ्रीडम की बात करें, तो इस तरह के इक्वल सिटीजनशिप की बात करें, ये सारे जो राइट्स हैं वह बेसिकली कैसे हैं, लीगल राइट्स कहला रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सोशल इक्वालिटी की हम बात करेंगे तो दूसरा जो डायमेंशन है कि सामाजिक रूप से इक्वालिटी जो है वह आखिर कैसे हो, इसको समझते हैं। सो फर्स्ट तो इसमें यह है कि जैसे कि अवेलेबल सोशल गुड्स, सोशल रिसोर्सेज, सभी को इक्वली अवेलेबल सोशल गुड्स, रिसोर्सेज, है ना, एंड इट इज नेसेसरी टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि सोशल इक्वालिटी जो है वह की जा सके। साथ ही देखो, बेसिकली बच्चों आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो गारंटी दी जाती है वह किस चीज की, मिनिमम सोशल गुड्स की, मिनिमम, या फिर ऐसी लाइफ जो आपके लिए एटलीस्ट मिनिमम बहुत जरूरी है। सो गारंटी सर्टेन मिनिमम कंडीशन, गारंटी सर्टेन मिनिमम कंडीशंस ऑफ लाइफ टू ऑल मेंबर, सभी सदस्यों को। अब यहां पर हम पार्टिसिपेशन की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम मिनिमम लाइफ, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, है ना, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, और जिसमें की गारंटी दी जाएगी एटलीस्ट कि सबको इतनी कंडीशंस तो मिल सके कि वह सरवाइव कर सके। फॉर एग्जांपल एटिकेट, हेल्थ केयर्स, क्या क्या आएगा इसमें, फॉर एग्जांपल एटिकेट, हेल्थ केयर, फॉर एग्जाम्पल, और क्या क्या जरूरी है एक अच्छे जीवन के लिए,
opportunities for good education, opportunities for good education, है ना, शिक्षा के जो अवसर है वह आपको मिल जाए, एटिकेट, नोरिशमेंट, या फिर हम यहाँ पर फूड की बात कर ले, बेसिक मिनिमम नीड्स की बात कर ले, एंड मिनिमम वेज की बात करें, कम से कम आपको जो न्यूनतम मेहनताना है, न्यूनतम जो वेज है, ठीक है, ये आपको मिलना चाहिए। और बच्चों सोशल इक्वालिटी को प्रोवाइड करने में स्टेट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल। गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी में उम्मीद की जाती है कि जो सरकार है वो हमें केवल पॉलिटिकल इक्वालिटी और राइट्स नहीं देगी, वो हमारे लिए सोसाइटी में मतलब हमारे वेलफेयर के लिए भी काम करेगी। और ऐसे में सोशल इक्वालिटी की जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कि गवर्नमेंट जो है ये इसका इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल है कि वह एटलीस्ट मिनिमम कंडीशन ऑफ लाइफ टू ऑल मेंबर जो है वह प्रोवाइड करे। ठीक है, अच्छा देखो, मैं जैसे कि आप केस स्टडी में पढ़ते होंगे, शायद मैंने अपनी और क्लासेस में भी बताया है कि एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट में एक घटना हुई थी और उस घटना में जो कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। घटना में यह हुआ था कि एक व्यक्ति भूखा मर गया था। आप मतलब देश की बात करें, किसी जगह की बात करें, राज्य, जिला, तहसील, कि अगर कोई व्यक्ति कहीं कोने में भूखा है, किसको खबर है? और अगर वह व्यक्ति ठंड से मर जाए, किसको पता? कैसे, मतलब कैसे करे उसका बचाव? तो ये घटना होती है और उसके बाद किस आधार पर ट्रांसफर किया गया होगा, किस आधार पर उन्हें हटाया गया होगा? बिकॉज ऑफ ये गवर्नमेंट का रोल है ना कि मिनिमम जो बेसिक नीड्स है, मिनिमम जो लाइफ है वह दी जा सके। सो गवर्नमेंट का रोल है, बिल्कुल है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। एंड थर्ड इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब देखो इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है बच्चों, इसमें हमें दो तीन बातों को समझना है, लेकिन उसके पहले जरा इस क्वेश्चन को देखो। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी वुड नॉर्मली इंक्लूडेड इक्वल सिटीजनशिप, राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट एंड एसोसिएशन एंड एटिकेट, हेल्थ केयर। क्या क्या शामिल होगा बताओ जरा? इक्वल सिटीजनशिप, डेफिनेटली राइट टू वोट, एक्सप्रेशन एंड ये, बट एटिकेट, हेल्थ केयर की बात करेंगे तो ये आपका सोशल इक्वालिटी का हिस्सा है, सोशल इक्वालिटी का हिस्सा है, नॉट पॉलिटिकल इक्वालिटी। सो 1, 2, 3 एंड 4 है ना। साथ ही एक क्वेश्चन देखो, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, अगर धन का संकेंद्रण हो रहा है तो ये किस चीज का वायलेशन है, किस चीज का उल्लंघन है? द राइट टू इक्वालिटी, डीपीएसपी, राइट टू फ्रीडम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी का है कि डीपीएसपी का है? सो कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में ये कहा गया है कि जो स्टेट है वह क्या करेगा? एक वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम करेगा। डीपीएसपी क्या है पढ़ चुके ना पहले? जिन बच्चों ने हो सकता है पहली बार क्लास देखी हो, मैं उनको बता दूं, डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। इसमें बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं जिससे कि हम राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के रूप में जानते हैं। इन्हें लागू कराने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, नॉन जस्टिशिएबल होते हैं ये। सो डीपीएसपी में ये कहा गया है कि जो स्टेट है, जो कंट्री है, देश है, सरकार है, वह क्या करेगा? वह इनइक्वालिटी को कम करने का प्रयास करेगा, इक्वालिटी को बढ़ाएगा बेसिकली। ठीक है, इक्वालिटी को प्रमोट करने का काम करेगा, इनइक्वालिटी जो है उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। सो इसका आंसर क्या है? डीपीएसपी। चलो, सो नेक्स्ट है इकोनॉमिक। अगर देखो हम अमेरिका के एक एग्जांपल की बात करें, 2019 की बात है ये, है ना, 19 की रिपोर्ट है जो आपके सामने है, और इसमें ये कहा गया टॉप 1% ओन 29%। अगर हम टोटल वेल्थ की बात करें, जो टॉप पे 1% रिचेस्ट पर्सन है, सबसे ज्यादा अमीर वर्ग है, लगभग 30% जो प्रॉपर्टी है उसको ओन कर रहा है, उसका मालिक है, और वही 40% जो है, ठीक है, बाकी 9% 35% लिए हुए, और बाकी का जो बचा वो 40% वो 30% पर वेल्थ है उसका। तब ये क्या दिखा रहा है कि टॉप द बॉटम 50% अगर हम देखें, सो ओन जो निचले स्तर के जो बॉटम के 50% लोग हैं वो केवल 6% जो प्रॉपर्टी उसको ओन कर रहे हैं। तो ये जो आपको एक इक्वालिटी इनइक्वालिटी दिखाई देती है, ये केवल अमेरिका वाली बात नहीं है, यूरोप वाली बात नहीं है, केवल एशिया नहीं, बल्कि पूरे विश्व में आपको दिखेगी, पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया,
अगर वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें, वेल्थ इनइक्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें, कई कई संस्थाओं के द्वारा अलग अलग पैरामीटर्स को लेकर इस तरह की इनइक्वालिटीज जो हम कह सकते हैं कि जो पैरामीटर्स को लेकर, इंडिकेटर्स को लेकर इंडेक्स रिपोर्ट निकाले जाते हैं, उसमें वन ऑफ द टॉप मोस्ट हम कहें कि एक इनइक्वल सोसाइटी और कंट्री में इंडिया का भी नाम आता है, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा है कि 10% लोगों के पास 40% वेल्थ कंसंट्रेशन है, जो बॉटम के 20% है उनके पास पता चला। तो यहां पर क्या है बच्चों कि जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि सोशल में तो हमने देख लिया कि सोशल रिसोर्सेज मिनिमम एक लाइफ होनी चाहिए, पॉलिटिकल में हमने देख लिया पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी है। सो व्हाट अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी? सो देखो डिफरेंस, इसको मेजर कैसे करेंगे इकोनॉमिक इक्वालिटी? सो डिफरेंस इन द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। अगर हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें, इसको कैसे निकाला जाएगा, इसको कैसे मेजर करते हैं? सो बेसिकली डिफरेंस इन वेल्थ, प्रॉपर्टी और इनकम, अगर हम इसका प्रोपोर्शन निकाल लें, डिफरेंस इन वेल्थ, डिफरेंस इन वेल्थ, प्रॉपर्टी और इनकम, किस किस के बीच में? बिटवीन पुअर एंड रिचेस्ट, बिटवीन पुअर एंड रिच। तो जितनी जो खाई है इसके बीच में, इनके बीच में चौड़ी होती जाएगी दो ग्रुप के बीच में। जैसे कि हमने देखा कि यहां पर जो बॉटम 50% है 6% और टॉप 1% के पास 30%, तो इनके बीच की जो खाई है जितनी बढ़ती जाएगी, जितना ये जो अंतर है वह इंक्रीज होता जाएगा, इनइक्वालिटीज जो है किसी भी सोसाइटी में उतना ही एग्जिस्ट कर पाएगी, और जो कोशिश की जाएगी कि इस खाई को कम किया जा सके, इसको पाटा जा सके, है ना। तो यहां पर क्या है बच्चों कि ये जो डिफरेंस होगा ना वेल्थ, प्रॉपर्टी का, प्रॉस्पेरिटी का, इनकम का, पुअर और अलग अलग क्लासेस के बीच में, सो बेसिकली रिलेटिव डिफरेंस देखा जाएगा। बेसिकली रिलेटिव डिफरेंस रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट, रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट, ठीक है। और इकोनॉमिक इक्वालिटी इसलिए दी जानी है ताकि लोग जो हैं वो अपने जीवन की दशाओं में सुधार कर सके, है ना। सो इकोनॉमिक इक्वालिटी आखिर क्यों दी जानी चाहिए? चांस टू इंप्रूव, चांस टू chance to improve their condition and life, opportunity, their condition and, तो क्या है कि वो व्यक्ति अपनी स्थिति में, अपने अवसरों में सुधार कर सके, इसके लिए बहुत जरूरी है इकोनॉमिक रूप से इक्वल। क्वेश्चन देखो जरा। अच्छा देखो, इकोनॉमिक इक्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमें मार्क्सिज्म, लिबरल, उदारवाद और मार्क्सवाद पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें? मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म, है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट बात ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की करते हैं अपने अपने तरीके से। बात ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके बारे में बात करते हैं? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और ये बताने का प्रयास करते हैं कि कौन सी इक्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और कौन सी नहीं। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हु आर्ग्यू दैट द रूट कॉज ऑफ entrenched inequality was private ownership important economic resources such as oil, land, forests, as well as other form of property. He pointed out that such private ownership did not only make the classes of owner wealthy but also gave the political power, और इससे स्टेट की जो पॉलिसीज हैं उससे भी इन्फ्लुएंस करने में बहुत आसानी मिल जाती है। तो यहां पर ये कहा कि ये जो रूट कॉज है ना इनइक्वालिटी का, वो निजी स्वामित्व है,
मतलब निजी स्वामित्व मतलब जो रिसोर्सेज हैं, जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, उस पर किसका अधिकार है? उन रिसोर्सेज पर अधिकार है प्राइवेट लोगों का, सरकार का नहीं, प्राइवेट लोगों का अधिकार है। और इसकी वजह से इनइक्वालिटीज जो है वह समाज में बढ़ रही है। और ना केवल इससे वेल्थ को लेकर इनइक्वालिटी बढ़ रही है, बल्कि वेल्थ तो होता ही है कंसंट्रेशन एक जगह, एक ग्रुप के पास, एक कम्युनिटी के पास प्राइवेट ओनरशिप से, साथ साथ में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पावर है, पैसे से ही तो पॉलिटिकल पावर आता है, तो उससे पॉलिटिकल जो पावर है वह भी आता है। और जब पॉलिटिकल पावर आएगा तब आप क्या करोगे? जो स्टेट की पॉलिसीज है उसको आप आसानी से इंफ्लुएंस करके अपने पक्ष में नीतियां बना पाओगे। सो बेसिकली ये मार्क्सिज्म है बच्चों, ये मार्क्सवाद है। तो मार्क्सवाद को हमने इस तरह से समझ लिया। सो मार्क्सवाद किसका विरोध कर रहा है? मार्क्सवाद विरोध करता है, ये अपोज करता है प्राइवेट ओनरशिप का। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए पूरा संसार है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बात तो मार्क्स करता है, वर्ग संघर्ष की बात करता है। ठीक है, सो चलो मेंस के लिए एक टिप्पणी लिखना आप, डिस्कस द कंसर्न एसोसिएट विद द राइजिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया। आखिर क्या कंसर्न है बताइए? एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन, ठीक है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्या आखिर ऐसे कंसर्न्स हैं कि इनइक्वालिटीज जो हैं वो बढ़ रही है। ठीक है, इसको बताने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज रॉन्ग स्टेटमेंट। Unlike socialist, liberal do not believe the political, economic and social equality are necessarily linked। देखो, political, social and economic, ठीक है, तो ऐसा मानना है कि ये लिंक है, ये मानना किसका है? सोशलिस्ट का। ये सोशलिस्ट का मानना है, समाजवाद, समाजवादी जो विचारधारा है इसका मानना है कि ये लिंक है, लेकिन ये नेसेसरली लिंक नहीं है। आसानी से एक एक को टारगेट करके खत्म किया जा सकता है, एटिकेट स्ट्रैटेजीज लाकर एक एक को अप्रोप्रिएट तरीके से खत्म किया जा सकता है, ऐसा मानना है लिबरल्स का, यानी उदारवाद का। ठीक है, सो फर्स्ट सही है, लिबरल मेंटेन दैट इनइक्वालिटी इन ईच ऑफ दिस स्फीयर शुड बी टैकल अप्रोप्रिएटली। डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक तरह की इनइक्वालिटी के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर उसको अप्रोप्रिएटली टैकल किया जा सकता है। एंड थर्ड इज द मेन कंसर्न ऑफ सोशलिज्म इज हाउ टू मिनिमाइज द एग्जिस्टेंट इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज जस्टली। सोशलिज्म का मेन कंसर्न यही है कि कैसे असमानताओं को कम किया जाए, रिसोर्सेज जो है उसको इक्विटेबल, उसको डिवीजन किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एंड द लास्ट इज लिबरलिज्म थिंकर राम मनोहर लोहिया। कितना पढ़ा हमने कि राम मनोहर लोहिया जो है वे लिबरलिज्म नहीं बल्कि सोशलिस्ट थिंकर थे। आइडेंटिफाई 5 काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट नीड टू बी फाउंड अगेन साइमल्टेनियसली, है ना। सो राम मनोहर लोहिया जो कि एक सोशलिस्ट, नॉट लिबरलिज्म, ये सोशलिस्ट थिंकर है, समाजवादी, और इनका मानना है कि समाज से अगर समानता इनइक्वालिटी को खत्म करना है तो 5 तरह की इनइक्वालिटीज इन्होंने देखी कि उसको खत्म किया जाए, तभी इक्वालिटी जो है उसको प्रमोट किया जा सकता है। क्लियर हुआ? चलिए, सो अब देखो इसी से जुड़ा हुआ है बच्चों, याद रखना कि हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कर ली है ना, सोशल इक्वालिटी की यहां पे बात कर ली, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कर ली। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में ही मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म को हम समझते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि समाज में ज्यादातर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है, ठीक है, इसको प्रमोट करने की ज्यादा जरूरत है। और इससे संबंधित 2 कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे, वन इज मार्क्सिज्म एंड सेकेंड इज लिबरल थ्योरी। सेकेंड इज लिबरल, ठीक है, उदारवाद और मार्क्सवाद। मार्क्सवाद, उदारवाद। सो मार्क्सवाद में हमने देखा कि इनइक्वालिटी का जो रूट कॉज है, मार्क्सवाद में हमने क्या जाना कि इनइक्वालिटीज का रूट कॉज क्या है? प्राइवेट ऑनरशिप। इनइक्वालिटीज है बिकॉज ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप है, प्राइवेट ऑनरशिप है ना। ये सब अपोज करते थे इस बात को कि निजी स्वामित्व रिसोर्सेज पर नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ ये जो प्राइवेट ऑनरशिप है, इससे
एक क्लास जो है वह वेल्थी होता है, और ना केवल वेल्थी, इसके पास पॉलिटिकल पावर्स आ जाती है, इसके पास पॉलिटिकल पावर आती है, एंड प्लस फिर ये क्या करेगा, पॉलिसीज जो है इसको इन्फ्लुएंस करने का पावर रखता है। सो प्राइवेट ओनरशिप को ये खत्म करने की बात करते हैं। ठीक है, सो यहां पर लिबरल थ्योरी कहती है, अब देखो लिबरल थ्योरी, उदारवाद क्या कहता है, अब उदारवाद है तो थोड़ा सा उदार होगा, उतना कट्टर नहीं होगा चीजों को लेके। तो उदारवाद कहता है कि एक फेयर कंपटीशन होने दो, जो आगे होगा, जिसमें ज्यादा क्षमता होगी, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। लिबरल का मानना है कि जो आप फॉर्मल सोसाइटी बनाने के लिए जो फॉर्मल एक सुधार कर रहे हैं, औपचारिक सुधार करते हैं, है ना, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, और इसमें फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे स्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। तो यहां पर लिबरलिज्म जो है कहीं ना कहीं फॉर्मल इक्वालिटी को एक अपोज करेगा, बिकॉज ऑफ फॉर्मल इक्वल कहता है कि सभी समान है ना, सभी को समानता की बात की जाए और इक्वली ट्रीट ना किया जाए। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की भी बात करता है। लेकिन यहां पर लिबरल क्या कहते हैं कि जो एक फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में, तभी सभी का लाभ होगा, बिना कंपटीशन के लाभ नहीं होगा सोसाइटी का। सो लिबरल थ्योरी कहती है प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन, ये कहते हैं कि जो बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा नंबर मिले। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, अगर एक कॉलेज में सीट कम है तो जो ज्यादा टॉप का स्टूडेंट उसे ले लेते हो ना रिजर्वेशन, और बाकी सीट्स मत करो। तो यहां पर क्या मानना है लिबरल का, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एज द मोस्ट एफिशिएंट, एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड फेयर वे, एक सही उचित तरीका है टू डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, टू डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज। जिसको पैसा कमाना है उद्यम करे, अच्छी बात है। पता है लिबरल्स का ये भी मानना है कि जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि हम असमानता को कम करने के लिए, समानता को बढ़ावा देने के लिए, इवन इनकम वाला जो एरिया है उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, जो ज्यादा पैसा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा, और उसके टैक्स से जो गरीब है उसको हम दे देंगे। तो यहाँ पर लिबरल्स का मानना है कि अरे ऐसा क्यों करना है भाई, ऐसा नहीं करो, ऐसा क्यों करो, क्यों ऐसा क्यों मत करो, क्योंकि जो ज्यादा मेहनत कर रहा है फिर वो इससे डिमोटिवेट होगा कि मेरी कमाई का एक अच्छा खासा जो हिस्सा है वो चला जाता है, और वो उस लोगों को जा रहा है जो कि आलसी है, जो कि मेहनत नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर अलग अलग हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी को सोचने का। तो एक तरफ से इक्वालिटी सरकार सोचती है कि चलो हम इनकम की इनइक्वालिटी जो है वह ऐसे खत्म करेंगे, या फिर हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए जो ज्यादा कमा रहे हैं उन लोगों से टैक्स लेंगे और गरीबों के लिए रिसोर्सेज बनाएंगे, गरीबों के लिए एजुकेशन, हेल्थ और फूड और बेसिक मिनिमम नीड्स का प्रावधान करेंगे, है ना, तो उनका फायदा हो जाएगा। लिबरलिज्म मानता है कि ऐसा क्यों करना है, जो आलस है और जो आलसी है, जिसको लगता है कि नहीं छोड़ो, केवल हमें केवल कुछ 2000 रुपए में ही हमारा मन जो है वह आराम से निकलेगा, तो ठीक है फिर निकल जाने दो। तो यहां पर ये कहा कि इस तरह के फॉर्मल जो चीजें हैं वो केवल आलस को प्रमोट कर रही है। सो लिबरल्स का क्या मानना है कि आप कंपटीशन करो, कंपटीशन एक मोस्ट एफिशिएंट वे है। लेकिन यहां पे ये भी कहा है, ठीक है, इसमें ये कहा है लिबरल्स में इस बात को सपोर्ट किया गया है कि जो स्टेट है, स्टेट किस चीज को ट्राई करे, एक मिनिमम जो लाइफ है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये प्रोवाइड कर दे। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है, कम से कम जो न्यूनतम जीवन स्तर है, ये लोगों को प्रोवाइड करे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए काम करे, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए काम करे। लेकिन बाकी जो रिसोर्सेज है इनको तो एफिशिएंट वे यही हो सकता है प्रतिस्पर्धा हो। लिबरल क्या मानते हैं कि प्रतिस्पर्धा हो। तो सरकार यहां पे क्या करे, सरकार कोशिश करे लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए। सो बेसिकली कंपटीशन बिटवीन पीपल इन फ्री एंड फेयर, द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे। एंड साथ ही इसमें यह कहा, अच्छा देखो इसमें यह कहा जाता है कि जो कंपटीशन है तो जो ऐसा कैंडिडेट है जो ज्यादा डिजर्विंग है उसका सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। सो ऐसे ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए जो कि ज्यादा डिजर्विंग है, जो कि ज्यादा मेहनती है। तो यहां पर इस बात को भी लिबरलिज्म जो है वह प्रमोट करता है।
क्लियर? अब देखो, हाँ एक बात और कि जो लिबरल्स हैं, क्या नहीं मानता लिबरल्स? लिबरल्स ये नहीं मानता कि डू नॉट बिलीव द पॉलिटिकल इकोनॉमिक, डू नॉट बिलीव पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, ये जो है वह नेसेसरली लिंक्ड है, इस चीज को नहीं मानता। लिबरल्स कहता है कि इसको स्ट्रैटेजी बना के टैकल्ड किया जा सकता है एप्रोप्रिएट तरीके से, एप्रोप्रिएटली जो है इसको टैकल्ड किया जा सकता है, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाए। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फेमिनिज्म, और लास्ट फिर इसका बचेगा कि कैसे हमें इक्वालिटी को प्रमोट करना है। फेमिनिज्म है ना, फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म में बात की गई है जेंडर बेस्ड। देखो फेमिनिज्म में फेमिनिस्ट या हिंदी में हम कहें नारीवादी, नारीवादी आंदोलन। फेमिनिज्म क्या करता है? ये डिमांड करेगा इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की फॉर वुमेन। ये क्या करेगा? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड जो है वह करेगा। सो फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, एंड फेमिनिस्ट आर दोज मैन एंड वुमेन हु बिलीव दैट मैनी इन द इनइक्वालिटी वी सी इन द सोसाइटी बिटवीन मैन एंड वुमेन आर नाइदर नेचुरल और नॉट नेसेसरी एंड कैन बी अल्टरेड। क्या कहा इसमें कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि सोसाइटी में महिला पुरुष का जो अंतर है वह नेचुरल है, वो गलत है, क्योंकि इसको बदला जा सकता है, इसको अल्टरेट किया जा सकता है। शुरुआत से देखो, वेदों के समय से कहें तो महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना, शूद्र और जो महिलाएं हैं वो वेद नहीं पढ़ सकती थी। उसके बाद आप देखेंगे कि चाहे हम मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें, ब्रिटिशर्स के समय से बात करें कि कैसे कैसे जो एक कुप्रथाएं हम कहें, जो सोशल एविल्स थे वह महिलाओं के लिए थे। चाहे हम बाल विवाह की बात करें या फिर हम बहुपत्नी प्रथा की बात करें, सती प्रथा की बात, ये सारी चीजें क्या थी। तो यहां पर क्या है कि एक लंबे समय से एक हिस्टोरिकल अनजस्ट सप्रेस दबाया तो गया है ना कहीं ना कहीं। तो इनइक्वालिटी जो हम सोसाइटी में देखते हैं मैन एंड वुमेन, ये बिल्कुल ना ही ये नेचुरल है और ना ही ये नेसेसरी है, इसको अल्टरेट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट, इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड सोसाइटी इज द रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्की। पित्त सत्ता क्या होता है? ये पैट्रियार्की, पित्त सत्ता। पैट्रियार्की, इसमें जो पावर्स और प्रॉपर्टी है, इसमें जो पावर्स एंड प्रॉपर्टी है ये ट्रांसफर होती है फादर से सन को, ये फादर से जो सन है उसको ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ना कि डॉटर को, ना कि फीमेल को। सो ये जो पैट्रियार्की सिस्टम है, इसी से इनइक्वालिटीज जो है ये डेवलप हुई है। और अगर जब हम देखो इसमें दो वर्ड्स को समझो, सेक्स एंड जेंडर, इसमें क्या फर्क होता है? सेक्स एंड जेंडर जो है इसमें क्या फर्क होता है? फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन, है ना, जो कि इक्वल राइट्स की डिमांड करेगा, वुमेन एंड मैन, डेफिनेटली। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट, इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्की, या डेफिनेटली। सो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। अगर हम बायोलॉजिकली अंतर देखें तो ये जो है सेक्स डिटरमाइन करेगा, लेकिन जेंडर डिटरमाइन करेगा आपका लिंग। जो पुरुष और हम स्त्री की बात करेंगे तो आपका जो जेंडर है वो डिटरमाइन करेगा कि आपका सोसाइटी में रोल क्या होगा, है ना। सो डिटरमाइन द डिफरेंट रोल दैट मैन एंड वुमेन प्ले इन सोसाइटी। सो डेफिनेटली कौन से स्टेटमेंट, ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए सोशलिज्म की हमने बात कर ली, थोड़ा सा और बता देती हूँ। सोशलिज्म जो है ये इनइक्वालिटी को कहता है कि किस तरीके से जो कैपिटलिस्ट है ये जिम्मेदार है इनइक्वालिटीज के लिए। सो यहाँ पर इक्वालिटीज को मिनिमाइज करने के लिए जो रिसोर्सेज है उसको जस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात जो है इसमें कही जाती है, जैसे कि सोशलिस्ट थिंकर राम मनोहर लोहिया की बात करें, इन्होंने कहा था कि साइमल्टेनियसली आपको 5 तरह की जो इनइक्वालिटीज है
जैसे कि बिटवीन मैन एंड वुमेन, इनइक्वालिटी बेस ऑफ द स्किन कलर, कास्ट बेस इनइक्वालिटी, कॉलोनियल रूल ऑफ सम कंट्री ओवर एंड देयर, एंड कोर्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, है ना। तो यहां पर इन्होंने कहा कि 5 तरह की जो इनइक्वालिटीज है इससे साइमल्टेनियसली एक साथ लड़ने की जरूरत है, तभी जाके जो सोशलिस्ट का तरीका है वह पूरा हो सकता है। सो द नेक्स्ट इज एंड लास्ट, how can we promote inequality, equality, how can we promote equality, हम समानता, लास्ट पैराग्राफ है, कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेज, फॉर्मल सिस्टम ऑफ inequality and privilege, it is necessary to treat people differently in order to ensure that they can enjoy equal rights, and it is necessary to take some more positive measure to minimize and eliminate entrenched form of social inequalities। किस तरीके से हम इनइक्वालिटी जो इक्वालिटी है इसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी नोटेड सम बेसिक डिफरेंस अमंग द सोशलिस्ट एंड लिबरल on the most desirable way to achieving a goal of equality, and while the relative merit and limitations each of point of view being debated the world over, we still need to consider what principle and policies might be considered necessary for pursuing equality, especially we need, देखो, affirmative actions justify for purpose and bringing equality। अच्छा, इसमें यह कहा जाता है कि अगर आपको इक्वालिटी को प्रमोट करना है तो आपको 3 तरह के जो एक्शंस हैं वह लेने होंगे, ठीक है। सो यहां पर कहा जा रहा है हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, ठीक है। 3 एक्शंस जो हमें लेने हैं। नंबर वन औपचारिक समानता स्थापित करके। ये औपचारिक क्या होता है? लॉ के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर, है ना, औपचारिक रूप से, दैट मीन्स फॉर्मल, स्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी, ठीक है, औपचारिक रूप से। सेकंड, ये पहला हो गया। सेकंड है विभेदक बर्ताव या अलग व्यवहार, विभेदक, डिफरेंशिएट, विभेदक बर्ताव। एक एक कीवर्ड है, हिंदी में भी लिख देती हूं ताकि अगर आपको कभी कुछ याद ना आए, केवल ये 3 वर्ड्स भी याद आए, तब भी आप लिख सको कि कैसे आप इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे। देखो, हमेशा सॉल्यूशन वाला पार्ट मेंस में हमेशा लिखा जाता है कि अगर इनइक्वालिटीज को पूछा गया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि 2023 में ये कैसे पूछा गया कि गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, बॉय विद डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स। लड़कियां बंदिश और लड़के जो है वह अपेक्षाओं के बोझ तले दबे होते हैं, दोनों ही व्यवस्थाएं हानिकारक हैं, हार्मफुल है ना। तो ये देखो, इस तरह की जब ऐसे लिखो तब आप इसका यूज कर सकते हैं कि कैसे हमें इक्वालिटी और सारी चीजें जो है वे प्रमोट करनी है। सो इसमें एक तो हो गया फॉर्मल इक्वालिटी, दूसरा हो गया डिफरेंशिएट, विभेदक वर्ताव, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशिएट मतलब विभेदक, मतलब अलग, है ना, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। एंड लास्ट इज अफर्मेटिव एक्शंस, एंड लास्ट इज अफर्मेटिव एक्शंस, मतलब सकारात्मक कार्रवाई। क्लियर है? अब देखो, सबसे फर्स्ट क्या है, पहला कहता है एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी। इसमें यह कहा जाता है बच्चों,
एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। अगर औपचारिक रूप से कहीं ना कहीं जो स्टेट है उन्होंने विशेषाधिकार, ध्यान से सुनना, इसको लिखवा नहीं रही हूं, कुछ चीजों को नोट कर लेना है ना। इसमें कहा जा रहा है कि औपचारिक रूप से एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी, मतलब ऐसे स्टेट कानून बनाकर ऐसे व्यवहार और ऐसे विशेषाधिकारों को समाप्त करे जो किसी एक वर्ग को स्पेशल प्रिविलेज देते हैं और बाकी को उस चीज से वंचित कर देते हैं। सो ये जो इनइक्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जाती है और कुछ कस्टम्स, कुछ हमारी जो परंपराएं, ट्रेडिशंस हैं, वो इसे प्रिवेंट करके रखे, बचा के रखे, सुरक्षा प्रोटेक्ट करके रखे, उसको उससे दूर करना है। तो ऐसी नीतियां बनाई जाए, जैसे कि अनटचेबिलिटी अगर बनाई गई, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया तो एक इनइक्वालिटी का जो बेस था उसको दूर किया ना कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां पर देखो जैसे कि कुछ ट्रेडिशंस में कैसे इनइक्वालिटी को प्रिवेंट किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, कि कुछ एक कम्युनिटी को एक लंबे समय तक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया गया, ऑक्यूपेशंस का जो राइट है वह नहीं दिया गया। जो पुअर पीपल है, लंबे समय तक बहुत सारे ऐसे देश रहे जिन्होंने, यूरोप के कुछ कंट्रीज है, केवल उन्हें ही राइट टू वोट देते थे जो कि टैक्स पेयर थे। तो गरीबों का क्या, तो पुरुषों में भी, ऐसा नहीं कि सभी मेल को दे दिया गया था, पुरुषों में भी वो लोग जो केवल टैक्स पेयर थे, केवल उन्हें ही राइट था। और देखो नेक्स्ट अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस है जो कि वुमेन्स नहीं कर सकती, महिलाएं जो है बहुत सारे प्रोफेशंस नहीं कर सकती, तो ये भी तो हमारे ट्रेडिशंस में इन्वॉल्व है ना। इसके अलावा हम देखें कि जैसे कि लोअर कास्ट है तो वो मैनुअल वर्क करेगा। और लास्ट हम इसमें देखें कि केवल कुछ ही ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि हाई पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रखती है। तो इस तरह की चीजों को फॉर्मल लॉ बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में और चीजों को, इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। तो ये पहला हुआ आपका। सो यहाँ पे क्या किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए प्रिविलेजेस को, रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिटेड किया जाए इस तरह के प्रिविलेज को, और साथ ही जो इक्वालिटी उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 15 की हम बात जो है वह करते हैं। ठीक है। सेकंड है इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट। इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट। अच्छा देखो इसमें क्या कहा गया, ये चित्र दिख रहा है इसमें, टू इंश्योर आ फेयर सिलेक्शन यू ऑल गेट द सेम टेस्ट, यू मस्ट ऑल क्लाइंब द ट्री। इस पेड़ पर किस किस को चढ़ने के लिए कहा कि ये जो है वह एक जस्ट एंड फेयर सिलेक्शन होगा, जस्ट एंड फेयर सिलेक्शन है। और इसके लिए क्या करना है, हाथी को भी पेड़ पे चढ़ना है, मछली को भी पेड़ पे चढ़ना है, पक्षी को भी, बंदर को भी, खरगोश को भी, शेर को भी। तो यहां पर सभी के लिए क्या किया, ये सब अपनी कैपेबिलिटीज में, क्षमताओं में, टैलेंट में, स्किल्स में अलग अलग थे, अलग अलग तरीके के लोग थे। और ऐसे में आप कह रहे हो कि नहीं सभी जो है वह स्विमिंग करेंगे, सभी जो है वह पेड़ पे चढ़ जाएंगे, तभी जाके फेयर सिलेक्शन होगा, फेयर सोसाइटी बनेगी, जस्ट सोसाइटी। आपको क्या लग रहा है, सही है क्या ये? तो हम कहते हैं इक्वलिटी मतलब सभी को इक्वल। अगर सभी को इक्वल कह रहे हैं लेकिन लोग जो है वे इक्वली नहीं है, मतलब उनकी अलग अलग नीड्स हो सकती हैं, और ऐसे में सभी को पेड़ पे चढ़ाने की जो जस्ट एंड फेयर सिलेक्शन था ये तरीका गलत है ना। सो देखो इक्वालिटी, एक बात को याद रखो कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि समटाइम्स ये नेसेसरी हो जाता है कि हम डिफरेंट जो लोग हैं हम उन्हें डिफरेंट ट्रीट करें। जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है ये जरूरी हो जाता है ताकि ये दे कैन एंजॉय इक्वल राइट्स, ताकि ये जो इक्वल राइट्स है इन्हें एंजॉय कर पाए। ठीक है। तो डिफरेंट जो ट्रीटमेंट है ये जरूरी हो जाता है। सो इक्वलिटी बिफोर द लॉ या फॉर्मल इक्वलिटी इज नेसेसरी, वो भी जरूरी है, वो जरूरी है बट नॉट सफिशिएंट, क्योंकि समटाइम्स कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो कि बराबर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसेबल पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल क्या है बच्चों, डिसेबल पर्सन है। अब देखो एग्जाम्पल में ध्यान देना, अब एक विकलांग व्यक्ति है, डिसेबल पर्सन है, तो अब इसे क्या है, एक रैंप देना होगा ताकि ये जो पब्लिक प्लेसेस है उसमें एक्सेस मिल सके। तो बेसिकली कहीं ना कहीं पब्लिक एक्सेस के लिए, पब्लिक चाहे हम बैंक की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, रेलवे स्टेशंस की बात करें, उस सब में इसे जाने के लिए क्या देना होगा, व्हील चेयर पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, सरकार पहले तो व्हील चेयर देगी, रैंप भी बनवाएगी।
तो यहां पर क्या है बच्चों, ये सुगम्य योजना अगर आपने सुना हो, सुगम्य स्कीम, तो डिसेबल पीपल में जस्टिफेबल डिमांड स्पेशल रैप इन पब्लिक स्पेसेस ताकि इक्वल चांस टू एंटर इनको मिले। एंड सेकेंड इज कि अगर हम वुमेन्स की बात कर रहे हैं और अगर वुमेन्स जो है वह कॉल सेंटर में काम कर रही हैं, तब यहां पर इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, इन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, स्पेशल प्रोटेक्शन, ताकि इनका इक्वल राइट टू वर्क जो है, काम करने का जो अधिकार है, इक्वल राइट टू वर्क, ये प्रिवेंट हो सके। तो समटाइम्स अगर प्रोटेक्शन नहीं मिला तो ऐसे में घर में ही रहना उचित। बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई इसलिए छूट जाती है बच्चों, क्योंकि उनके आसपास स्कूल नहीं होते। और अक्सर मतलब अगर आप घटनाएं सुनेंगे, आप अपने चारों तरफ थोड़ा सा अवेयर रहे और आप देखें सुने, ऐसे बच्चों से पूछें जिन्होंने, जो गरीब परिवारों से, उन्हें पढ़ाई छोड़ दी। मतलब मैंने भी पर्सनली मैं बता रही हूँ, मैंने कई बच्चों से अगर ऐसा पूछा तो उसमें से ज्यादातर मुझे गर्ल्स ऐसी मिली जिन्हें जाने में कभी या तो असुविधा हो गई या कभी कोई रास्ते में थ्रेट लग गया, कोई खतरा दिख गया कि नहीं, किसी ने पूछ लिया, किसी ने पीछा कर लिया, इसकी वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, पढ़ने छोड़ दिया, क्योंकि फिर माँ बाप और सब लोग डर जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी में एक फियर तो है ही उस चीज को लेके। तो यहाँ पर क्या है कि अगर सरकार उस जगह पर स्कूल नहीं देगी, कई किलोमीटर जाके लड़के तो चले जाते हैं, अगर गर्ल्स नहीं जा पा रही, तब उसके लिए क्या जरूरी होता है कि वहां पर ही कोई सुविधा आसपास की जाए। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि उनका राइट टू एजुकेशन हो, तो गवर्नमेंट उसके लिए आसपास गर्ल्स स्कूल या बाकी व्यवस्थाएं करे। तो अगर कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन नहीं मिला, तो उसका राइट टू वर्क नहीं रह पाएगा, राइट टू वर्क नहीं रह पाएगा, कार्य करने का जो अधिकार है वह छिन जाएगा, है ना। सो यहाँ पर जरूरत होती है कि एक राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एटलीस्ट उन्हें जो प्रोटेक्शन है वह दी जाए। अब देखो कई कंट्रीज में इस तरह का जो काम किया गया, इस तरह की इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए। अफर्मेटिव दैट मीन्स सकारात्मक कार्रवाई। सो व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शंस, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। अफर्मेटिव एक्शंस बच्चों दैट इज जैसे कि इनहेंस द अपॉर्चुनिटीज, enhance the opportunities and equal rights। और हम इंडिया में इस जो सकारात्मक कार्रवाई है इसको रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, आरक्षण के नाम से जानते हैं। रिजर्वेशन, आरक्षण, जॉब्स में, एजुकेशन में कुछ सीट्स रिजर्व कर देना, कोई कोटा रिजर्व कर देना, तो इसे हम अफर्मेटिव एक्शंस के रूप में जानते हैं। सो बेसिकली हमने देखा कि फॉर्मल इक्वालिटी, बट फॉर्मल इक्वालिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट बिकॉज ऑफ कुछ लोग ऐसे होते हैं, डिफरेंट पीपल हैं, सो उन्हें इक्वली ट्रीटमेंट नहीं बल्कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। सो फॉर्मल इक्वालिटी एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज मतलब ये नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट बिकॉज ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस जो है ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स के लिए बहुत जरूरी है, और हमने इसे रिजर्वेशन की पॉलिसीज में माना। जैसे कि आवर कंट्री वी हैव अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ कोटा एंड रिजर्व सीट इन एजुकेशन एंड जॉब। व्हाई? बिकॉज ऑफ सोशल प्रेजुडिस, और एक लंबे समय तक हिस्टोरिकल अनजस्ट और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक जो वर्ग है उसके पास अपनी स्थिति को सुधारने का अवसर नहीं था, और उस अवसर को दिया इस तरह के अफर्मेटिव एक्शंस ने कि ऐसा करो, पहले कम से कम इस लाइन तक तो आ जाओ। अगर इस लाइन पर SC ST और बाकी है जिसे कि आगे पहुंचने के लिए जरूरत है कि यहां पर जो लोग खड़े हैं, तब इन्हें रिजर्वेशन और बाकी सारी चीजें देके कुछ इनकी मुश्किलों को कम करने की कोशिश की जाती है। वही बात हो गई कि एक के पेरेंट्स IAS ऑफिसर हैं, उस वेल एजुकेटेड है, उन्हें पता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, सारी चीजें उन्हें पता है ना। वो क्या करते हैं, बड़े आराम से, ना कभी परेशानी देखी होती है उनके चाइल्ड से, और आगे जाके वो उनका मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, सब ठीक है। लेकिन अब ऐसी फैमिली, मजदूर के बच्चे हैं ना, वो खुद वेल एजुकेटेड, तो उन्हें ऐसा समाज ही नहीं है कि उन्हें अपनी स्थिति सुधारने का मौका मिले। और अगर रिजर्वेशन दे भी दोगे, कितने लोग अपनी स्थिति सुधार लेंगे, कितने लोग? तब ऐसे में जस्ट सोसाइटी के लिए जरूरी होता है कि ना केवल आप डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करें, डिसेबल और वुमेन्स को स्पेशली प्रोटेक्ट करें, बल्कि आप इस तरह के अफर्मेटिव एक्शंस भी करें ताकि जो एक डिसएडवांटेज और ऐसा वर्ग है जो स्कॉलरशिप दे, हॉस्टल दे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वह दे। सो इक्वल टर्म्स पर आप इससे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जो है
जो पिछड़ा तबका है वह इक्वल टर्म्स पर आपसे फाइट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ ये जो तबका है ये वेल एजुकेटेड है, पावरफुल है, ठीक है। सो यहां पर एक्सपेक्टेड आप नहीं कर सकते, और इसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए जरूरी है कि स्पेशल प्रोटेक्शन और हेल्प जो है वह गवर्नमेंट इन्हें दे, ठीक है। सो ये स्पेशल कंसिडरेशन जो है वह इन्हें एनेबल करेगा कि ये अपनी जो स्थिति है उसको सुधार सके। सो ये जो कम्युनिटी है वह ओवरकम हो सके अपने डिसएडवांटेज से, और इक्वल टर्म पर बाद में फाइट कर लेगी। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, 10 साल में रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको बढ़ाती गई। शुरुआत में लग रहा था कि ठीक है 2-4 साल की बात है, फिर उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, बट आप लंबे समय से 100-200 साल से 500 साल से अन्याय करो, 1000 वर्षों से, कैसे वह 10 साल में पूरा होगा। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की पॉलिसी इक्वालिटी का ही क्या एक्सपेंशन है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का क्लास। चलो आओ मैं कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ। देखो मेंस में सम पीपल आर्ग्यू द इनइक्वालिटी इज नेचुरल। सम पीपल कि इक्वालिटी जो है वह कैसी है, नेचुरल है, एंड इक्वालिटी विच इज नेचुरल एंड इनइक्वालिटी विच इज वी नोटिस अराउंड क्रिएटेड बाय सोसाइटी। और ज्यादातर जो इनइक्वालिटी है ये सोसाइटी क्रिएट की है। आपको क्या लगता है, आप इसको बताएं। दोनों तरह की नेचुरल और सोशल इक्वालिटी का एग्जाम्पल दे दो, और इसमें थोड़े कुछ तर्क दे दो कि जो इस तरह की इनइक्वालिटीज है जो सोसाइटी ने क्रिएटेड की है उसको हम ठीक कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगी वो बता दो, ठीक है। There are a view that absolute economic equality is neither possible nor desirable। ना तो ये पॉसिबल है कि सभी को इकोनॉमिक इक्वलिटी, इनकम और ये सारी इक्वलिटी हो जाए, ना ही ये डिजायरेबल है, जरूरी नहीं। हाँ, बेसिक मिनिमम नीड्स जो है वह पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कर लेना। अफर्मेटिव एक्शंस क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी राइट क्या है, ठीक है। और बाकी चलिए बाकी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा बच्चों इसमें। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या बात की। स्टार्टिंग में मैंने आपको यूपीएससी 2023 ऐसे का एक पेपर बताया, आप इसको इससे कनेक्ट करके लिख सकते हैं। गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस व्हेन बॉय विद डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन, ठीक है। इक्वलिटी की हमने बात की, क्या के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल एवरी सिटीजन्स बिफोर द लॉ इज इक्वल, ये सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंस इसका क्या है, स्टेट क्या अपहोल्ड करता है, ठीक है। इक्वालिटी को वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद भी ये इनइक्वालिटी विजिबल होती है। सो वी फेस अ पैराडॉक्स है ना। सो हम किस तरह की समानता को स्थापित करना चाहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, समानता कम से कम बेसिक नीड्स जो है वह पूरी हो जाए। बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी या इनकम बेस्ड जो इक्वालिटी है वह पूरी तरीके से इक्वल हो जाए, और ये डिजायरेबल भी नहीं है ना। तो यहाँ पर हम किस तरह के इनइक्वालिटीज को एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। व्हाट इज इक्वालिटी, कौन सी एक्सेप्टेबल है, नहीं है, डिफरेंस क्या है, अनफेयर एंड अनएक्सेप्टेबल कौन कौन सी हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी की बात की, कुछ एग्जांपल्स देखे, 3 डायमेंशंस की हमने बात की है ना, 3 डायमेंशंस की हमने बात की। और लास्ट में हमने देखा सोशलिज्म, फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड हाउ वी कैन प्रमोट इक्वालिटी। सो फॉर्मल, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, अफर्मेटिव एक्शंस। सो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कोई ऐसा पॉइंट अगर आपको लग रहा है मिस हो गया, कम बताया, तो नेक्स्ट हम उसको कभी ना कभी कवर कर लेंगे। आप बस कमेंट कीजिएगा कि इस पॉइंट को समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाकी कंटिन्यूअसली क्लासेस को देखते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिविजन कीजिए। जितनी क्लासेस अब तक आपकी पॉलिटी की हो गई हैं उसका भी रिविजन करते हैं, भूलना नहीं है वो सब। तो हम जल्दी ही, जब आपका इस तरह की फाउंडेशन और जो बेसिक्स खत्म हो जाएगा, हम आगे भी सारी चीज़ों को और कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपका स्टैटिक और जो स्टैंडर्ड है उसको भी हम कवर कर सकें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।